वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग प्लीज लीव अ मैसेज। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दैट इज द थर्ड सेशन फॉर आवर दिस पॉलिटी रिवीजन सीरीज। तो अभी तक हमने 2 सेशन कर लिए हैं। अभी तक हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, यूनियन टेरिटरीज, उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो पार्ट 4A तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। सबका बहुत बहुत स्वागत। शुभम, आरती, अभिषेक, विनय, एकता, रागिनी, अ वार्म वेलकम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप माय वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। मेरी आवाज आ रही है सब तक। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वंशिका। सो लाउड एंड क्लियर। चलो ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक में 4 हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है हम डिस्कशन करें, जो है लिखकर, ठीक है, याद करें हम पेपर में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि याद नहीं होता है। तो आइडिया है रस कि किस तरीके से हम इसको याद करें। ठीक है। सेशन में ही क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको लिख लें। ठीक है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप भी साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते रहें। अच्छा, कुर्सी की पेटी बांध ले, बिल्कुल ठीक। चलो एक बार शेयर भी कर दो सेशन को, बाकी भी आ जाएं और शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले पॉइंट आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी। यूनियन ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। कई लोग ये कह रहे हैं कि जी सर आप अपने बारे में ज्यादा नहीं बताते हो, बहुत लोगों को पता ही नहीं है आपके बारे में। तो मैंने कहा कि चलो एक स्लाइड में ऐड कर लूंगा। ठीक है। दो आई डोंट feel like talking about myself, but yes, this is it. ओके। यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है, सबसे पहले तो किसी भी सरकार के 3 बड़े जो है ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है जी। 3 बड़े ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी, लेजिस्लेचर, और तीसरा हो गया आपका जुडिशरी। ठीक है। तो आज हम ये 2 वाले पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव करता है पॉलिसीज को एग्जीक्यूट, कार्यपालिका। ठीक है। आप कह रहे हैं जी सड़क बन रही है, हमारे घर में पानी आ रहा है, बिजली आ रहा है, ये सारे काम किसका काम है? ये एग्जीक्यूटिव का काम है। दो अब हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव उनमें से कुछ काम डेलीगेट कर दे, ठीक है, कुछ खुद कर रहा हो, बट ये काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। अब पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है? देश के लिए या राज्य के लिए? वो काम किसका है? वो आपका लेजिस्लेचर का है। ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून बनाती है, लॉज बनाती है, रूल्स रेगुलेशंस को बनाती है। ठीक है। फिर आपका आता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी कानून जो है उसको इंटरप्रेट करती है, उसके अकॉर्डिंगली सजा देती है, और यह देखती है कि क्या कानून जो है लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है, क्या वो संविधान के दायरे में है या नहीं। ठीक है। तो ये जुडिशरी के मुख्य काम है। ठीक है। न्यायपालिका जिसको हम कहते हैं। अब जो, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। फेडरल स्ट्रक्चर है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में हम पावर्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है। सेंटर और स्टेट में पावर्स को डिवाइड करते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पावर्स आती हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो स्टेट का कह लीजिए कार्यपालिका का क्षेत्र है। अच्छा, अब जो सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहां पर याद रखना है यूनियन एग्जीक्यूटिव में, यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल 1 भी % यहां पर डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा आता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी। साथ साथ लिखते जाना, वाइस प्रेसिडेंट। फिर आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और थर्ड आप 5th लास्ट आता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है। अटॉर्नी जनरल।
तो ये अटॉर्नी जनरल के बारे में बहुत बार क्या है स्टूडेंट भूल जाते हैं पेपर में, तो वो स्मार्टली उसमें प्ले भी कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके 5 यहां पर कह लीजिए इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन विल गो टू वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इस तरीके से फिर हम स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है यूनियन एग्जीक्यूटिव की। देखो यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंप्लीमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग लॉज। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो 52 to 78 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या डिफाइन करता है, ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि भाई प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ये सब चीजें बताता है। ठीक है, अब सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करें तो ये क्या है, नॉमिनल हेड है, डी ज्यूरे हेड है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो भी पावर्स आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वो पावर्स, मोस्ट ऑफ द पावर्स किसके पास हैं, वो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। प्राइम मिनिस्टर जो है वो पावर्स एक्सरसाइज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे समझिए कि उन्होंने अपनी पावर्स को डेलीगेट कर दिया टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो सुप्रीम कमांडर है सारी की सारी फोर्सेस का। ठीक है, ये हम पावर्स में इसको देखेंगे डिटेल में। डिसीजंस मेड इन द प्रेसिडेंटशिप, जो भी डिसीजन लिया जाता है केंद्र सरकार का, वो राष्ट्रपति जी के नाम से लिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी के नाम से ये डिसीजन जो है यहां पर लिए जाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि राष्ट्रपति जी को चुना कैसे जाता है। ठीक है, हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो यहां पर जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब है कि आप और मैं, मतलब एज अ नॉर्मल सिटीजन जो है, सिविलियंस, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। जो एमपीज एंड एमएलएज हैं, इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले पॉइंट क्या है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के, और उसके बाद आपका आता है इलेक्टेड एमएलएज। ठीक है, इलेक्टेड एमएलएज स्टेट्स के, और जिन यूनियन टेरिटरीज में आपका स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसमें जो है क्या आता है आपका, ये इलेक्टोरल कॉलेज आता है। ठीक है, अब ये इलेक्टोरल कॉलेज में जनरली कैसे डिसाइड होता है, मतलब जैसे कि नॉर्मल इलेक्शंस में हम क्या कहते हैं, वन मैन वन वोट प्रिंसिपल। मैंने आपको कल बताया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में कि मैं वोट करूंगा, एक है, ठीक है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान लोग हैं वो भी हैं, और एक गरीब से गरीब व्यक्ति की जो वैल्यू ऑफ वोट है वो भी वन है। बट राष्ट्रपति जी के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति जी के चुनाव में जो एमएलएज हैं, खासकर जो अलग अलग विधानसभाओं के एमएलएज, इलेक्टेड एमएलएज हैं, उनकी वैल्यू ऑफ वोट अलग होती है। अब वो कैसे कैलकुलेट होती है, तो एक छोटा सा इसमें फॉर्मूला है। बेसिकली क्या किया जाता है, उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है 1971 वाले सेंसस की, उसको 1000 से डिवाइड किया जाता है, और कितने वहां पर एमएलएज हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे हरियाणा की बड़ी चर्चा चल रही है कल से, है ना, तो हरियाणा का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 1971 के एग्जांपल डिवाइडेड बाय 1000, और उसको हमने क्या किया 90, जैसे वहां पर 90 एमएलएज हैं, तो 90 से डिवाइड कर लिया, तो उससे क्या होगा, एक एमएलए की वोट आ जाएगी। तो क्या होगा कि जितने भी हरियाणा के एमएलएज हैं, यूपी के, मिजोरम के, तमिलनाडु के, केरल के, जो भी हमारे राज्य हैं, उन सब में वैल्यू ऑफ वोट सेम होगा पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, उसका जो एक एमएलए है उसकी वैल्यू ऑफ वोट सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से सिक्किम के जो एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट है वो सबसे कम है। सिक्किम के एक एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट जैसे 7 है, 7 है अराउंड। और वैसे ही अगर यूपी के एमएलए की आप बात करते हैं तो दैट इज 207 208 के लगभग वो नंबर बैठता है। तो कुल मिला के ये हो गया एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट। उस तरीके से अब क्या किया जाता है, जितने एमएलएज हैं, लगभग 4500 जो भी एमएलएज हैं, उन सब की वैल्यू ऑफ वोट को इकट्ठा किया जाता है, उसको टोटल नंबर ऑफ एमपीज, इलेक्टेड एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज से डिवाइड कर दिया जाता है, तो उससे वैल्यू ऑफ एमपी की वोट का वैल्यू आता है। अब एमपीज के वैल्यू ऑफ वोट सबका बराबर है, बेशक वो लक्षद्वीप से आए, बेशक वो दिल्ली से, यूपी से आए, कहीं से भी आए,
तो उसकी वैल्यू ऑफ वोट सेम होती है। अब ये वोट किया जाता है और यहां पर एक सिस्टम होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं होता है, रादर हाँ जी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है आपका लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन में, कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गई वो जीत गया। बेशक वो 30% वोट मिली हो, 35% वोट मिली हो, 40% वोट मिली हो। यहां पर ऐसा नहीं होता राष्ट्रपति जी के चुनाव में, यहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है कि आप जितने भी कैंडिडेट हैं सबको वोट कर सकते हैं, आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप प्रेफरेंस देते हैं कि जी मैं, मेरी पहली प्रेफरेंस आर्मी है, दूसरी एयरफोर्स है, तीसरी नेवी है, या सीएपीएफ में आप प्रेफरेंस देते हैं, या किसी भी फील्ड में आप अपनी प्रेफरेंस देते हैं, वैसे ही आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि ये मेरा पहली चॉइस का कैंडिडेट है, दूसरा, तीसरा। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले वोट को देखा जाएगा। तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि नॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस से अलग है। तो इसलिए बहुत सारे जो कह लीजिए आम जनता है, लोग हैं, उनको कई बार ये नहीं समझ आता है कि प्रोसीजर क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। अब ये क्यों रखा गया, अब इसमें भी काफी चर्चा हुई जब संविधान सभा बैठी कि भाई डायरेक्टली चुन लिया जाए राष्ट्रपति जी को लोगों द्वारा। इसके दो तीन नुकसान हैं, एक तो खर्चा बहुत आएगा पूरे भारत में इलेक्शन कराना, दूसरा एक पैरेलल अथॉरिटी हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर के सामने। प्रेसिडेंट कहेंगे मैं भी तो डायरेक्टली चुन के आया हूं, ठीक है, और जब आप उसको एक्चुअल पावर दे ही नहीं रहे तो ये मतलब कह लीजिए वेस्टफुल एक्सरसाइज होगी, ठीक है, कि इतना चुनाव कराएंगे। तो इनडायरेक्टली जो है चुनाव करवाए गए कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे बिहाफ पर जाकर वोट कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के चुनाव में। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा के पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर कोई है विधानसभा में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के इलेक्टेड मेंबर्स भी और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी, विधान परिषद का कोई भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है जी, ये पार्टिसिपेट नहीं करते। विधानसभा और ऑल मेंबर्स ऑफ विधान परिषद, ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ विधान परिषद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलिए, फिर आता है टर्म कितनी है राष्ट्रपति जी की, 5 साल। ठीक है, कितनी टर्म है, 5 साल। कितनी बार के लिए चुने जा सकते हैं, कोई फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है कि 2 बार ही चुने। जैसे यूएस के राष्ट्रपति के केस में देखेंगे तो 2 बार ही यूएस के राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, 4-4, वहां 4-4 साल का टेन्योर है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। जो है वैसे अभी तक एक ही राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुने गए हैं, बाकी राष्ट्रपति एक ही बार चुने गए, बट कोई फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, 5 साल के लिए कार्यकाल रहेगा। ओके, क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन 2 ही हैं, ठीक है, 2 ही क्वालिफिकेशन है राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, एक तो ये है, नहीं रादर 3 कहेंगे। एक है आपका जो है भारत के आप नागरिक होने चाहिए, ठीक है, भारत के आप नागरिक होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपकी एज जो है कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आप एलिजिबल होने चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, ठीक है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। तो अब ये लोकसभा का मेंबर एलिजिबल मतलब बनने के लिए क्या होता है एलिजिबिलिटी, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, बेसिकली उसमें 2-3 चीजें आती हैं। कुछ कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई हैं लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, और कुछ कंडीशंस जो हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में बताई गई हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, बस यही कंडीशंस हैं और कुछ नहीं है, मतलब कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। ओके, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फॉर इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो पूरे के पूरे संविधान में सबसे मुश्किल जो मेजॉरिटी है वो राष्ट्रपति जी को हटाने की है, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी जो सबसे मुश्किल मानी जाती है वो यहां पर है। अब देखिए यहां पर होता क्या है, अगर आप राष्ट्रपति जी के इंपीचमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले एक रेजोल्यूशन लाया जाता है इसमें। वो रेजोल्यूशन जो है उसको पास करना पड़ेगा, किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। तो ये आएगा 1/4 जो उस समय के टोटल मेंबर्स हैं, मतलब मान लो अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं तो 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा
उनके द्वारा वो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि हां जी राष्ट्रपति जी का इंपीचमेंट करना है, उनको हटाना है। एक ही ग्राउंड है राष्ट्रपति जी को हटाने का, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान का उल्लंघन, और कोई भी ग्राउंड नहीं है। अब आप कहेंगे अच्छा ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये अगेन डिफाइन नहीं है, ये फिर इंक्वायरी बैठेगी इसको लेकर। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 1/4 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से रेजोल्यूशन पास होगा, रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया जाएगा, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, फिर इस पर वोटिंग होगी। वोटिंग में 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, कोई प्रेजेंट एंड वोटिंग का कंसेप्ट नहीं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 543, तो ये 364 के लगभग बैठता है, ठीक है। 364 मेंबर कितने भी बैठे हैं, कितने इसको वोट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, 364 लोकसभा सदस्यों का उसकी मंजूरी होनी चाहिए, तो इसलिए सबसे टफ मेजॉरिटी मानी जाती है। उसके बाद ये रेजोल्यूशन दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में भी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो है ये इससे पास होना चाहिए। जैसे ही ये पास हो गया, उसी दिन राष्ट्रपति स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, ठीक है, वो अपने पद को, मतलब मान लिया जाएगा उनका पद चला गया उनको, ठीक है। उसमें जैसे बाकी केसेस में होता है कि राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, वो साइन करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद की इंपीचमेंट की बात चल रही है, ठीक है, तो ये नहीं होगा कि वो खुद की इंपीचमेंट पे साइन कर रहे होंगे, ठीक है। सेकंड हाउस में जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, उस दिन जो है, अभी तक किसी को नहीं हटाया गया है, ठीक है जी, अभी तक ये इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं हुआ है किसी के खिलाफ। ओके, नेक्स्ट आता है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्चुअल में इनके पास एक्चुअल पावर्स नहीं है, ये पावर्स मोस्टली कौन एक्सरसाइज करता है, मोस्टली एक्सरसाइज करते हैं भारत के प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। अब इसमें भी दो पावर्स दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, एक इनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स को हम अलग से देखेंगे। पहले हम इनकी सारी पावर्स को देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, कार्यपालिका को लेकर, जैसे प्रधानमंत्री को अपॉइंट करना, ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह होगा, अभी होने वाला है, मतलब 3-4 महीने बाद, मई के एंड में या जून के फर्स्ट सेकंड वीक में शपथ जो है ग्रहण समारोह होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, जो मंत्रिमंडल है वो शपथ लेगा, ठीक है जी, जो भी बनेंगे। सो अपॉइंट अटॉर्नी जनरल, सीएजी, चेयरपर्सन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, इन सबको अपॉइंट करना, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्टली एडमिनिस्टर करना यूटीज को थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरस्टेट काउंसिल को अपॉइंट करना, उसके बाद जो है शेड्यूल एरियाज को डिक्लेयर करना। ये काम किसके तहत आता है, ये काम आता है आपका जो है राष्ट्रपति जी की एग्जीक्यूटिव पावर में। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव पावर। देखो अब आपको यह भी समझना है कि जो पार्लियामेंट है हमारा, ठीक है, पार्लियामेंट में 3 चीजें आती हैं, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, लोकसभा, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड राष्ट्रपति जी, ठीक है, राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है। जब भी कोई बिल पास होता है लोकसभा या राज्यसभा से, वो एक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति जी के साइन उस पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो है सबसे पहले तो ये हो गया कि जितने भी बिल्स हैं उन पे साइन होते हैं। दूसरा है आपका समन कर सकते हैं, प्रोरोग्यू कर सकते हैं पार्लियामेंट को। अब ये समन प्रोरोग्यू क्या होता है, देखिए सत्र को बुलाना, ठीक है, सत्र को बुलाना, उसको सत्र को बुलाना, ठीक है, शुरुआत करना। जैसे 3 सेशन होते हैं, बीएमडब्ल्यू क्या है, ठीक है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। तो सेशन को बुलाना और सेशन को खत्म करना, यह राष्ट्रपति जी का काम होता है। डे टू डे सिटिंग्स को देखना कि आज की कार्रवाई कैसी है, आज की कार्रवाई स्थगित की जाती है, यह काम होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, ठीक है। नेक्स्ट आता है ज्वाइंट सिटिंग्स को समन करना, मतलब मान लो कोई डेडलॉक हो गया, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। देन आपका जो पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन होता है, अभी रिसेंटली हुआ, प्रेसिडेंट एड्रेस, ठीक है, वो एड्रेस करते हैं, बताते हैं कि उसके 2 मतलब होते हैं। एक तो सरकार अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करती है उसके थ्रू, ठीक है, प्रेसिडेंट एड्रेस पे फिर वोटिंग होती है, तो सरकार अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करती है लोकसभा में कि हां हमारे पास नंबर्स हैं, हम बिल्कुल लीगली रूल करने के लिए वैलिड है, मतलब हम रूल कर रहे हैं। और दूसरा सरकार की पॉलिसीज को बताता है कि अगले 1 साल में हमने क्या करना है, ठीक है। सो आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन के बाद भी मीटिंग, मतलब एक एड्रेस होगा, ठीक है, जो नए सांसद चुनकर आएंगे। देन आपका आता है प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं, स्पेशल
लॉ मेकिंग पावर्स हैं, जबकि आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, सदन नहीं चल रहा, तब कोई कानून बनाना पड़ता है, तब उसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है, अध्यादेश जारी करना। ठीक है, ये अध्यादेश जो है इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन कई बार पेपर में पूछा जाता है 6 महीने प्लस 6 वीक्स। ये तो मतलब बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लो, एक सेकंड भी इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। 6 महीने प्लस 6 वीक्स। 6 महीने प्लस 6 वीक्स का कंसेप्ट क्या है? बेसिकली ये होता है कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो है जो भी अध्यादेश लाया गया है, ऑर्डिनेंस लाया गया है, वो पास होना चाहिए, अदरवाइज वो ड्रॉप हो जाएगा। 6 महीने का कंसेप्ट क्या है कि 2 सेशंस के बीच में, ठीक है, कोई भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए 6 महीने, मान लो आज सेशन खत्म हुआ, कल सरकार ने ऑर्डिनेंस ला दिया, 6 महीने का गैप हो गया 2 सेशंस के बीच में, फिर 6 हफ्ते और, तो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। ओके, एसेंट देना, विदहोल्ड करना, रिटर्न करना बिल को। अब 3 तरीके की वीटो पावर्स हैं भारत के राष्ट्रपति के पास। वैसे टोटल 4 वीटो पावर्स होती हैं। हां जी, एक बार जल्दी से बता दो किन किन को पता है। एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, अब भारत के राष्ट्रपति के पास जो आखिरी मैंने बताया क्वालिफाइड वीटो नहीं है। अब ये होता क्या है, ये वीटो क्या होता है? देखिए, वीटो पावर ये होता है कि लोकसभा या राज्यसभा से कोई भी बिल पास हुआ और राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि नहीं, इसको मंजूरी हम नहीं देंगे। अब राष्ट्रपति जी ने मंजूरी नहीं दी तो वो क्या कानून नहीं बनेगा। अब 3 कौन कौन सी है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट है मतलब मना कर दिया कि जी नहीं देंगे इसको। ठीक है, जनरली क्या होता है कि मान लो कभी सरकार बदल गई नया प्रधानमंत्री आए, नया मंत्रिमंडल आया और एक बिल गया था राष्ट्रपति जी को लेकर, राष्ट्रपति जी के साइन के लिए, तो नए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने कहा कि जी फलाने जो बिल है या उस पर साइन मत कीजिएगा, ठीक है, तो उसको रख लीजिए, तो एब्सोल्यूट वीटो, मना कर दिया। एक होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो है कि ना हां बोला ना बोला, ठीक है, जो सबसे कह लीजिए डिलेमा वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। सो कॉलेज का स्टूडेंट कहता है कि ना हां बोला ना बोला, ठीक है, तो वैसे ही है, ना हां ना, ठीक है, इसको पॉकेट में रख लिया। तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति जी की डीप पॉकेट्स हैं, रख के भूल गए हैं। चलिए, तीसरा आता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि बिल पास हुआ, बिल पास होने के बाद जब राष्ट्रपति जी के पास गया तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि रिकंसीडर किया जाए इसको, ठीक है, इसमें इसको पार्लियामेंट दोबारा कंसीडर करे। तो दोबारा जो है ये पार्लियामेंट में जाएगा, पास होगा, उसी सेम मेजॉरिटी से पास होगा, ठीक है, सेम मेजॉरिटी से पास होगा। यहां पर फर्क है इंडिया के राष्ट्रपति और यूएस के राष्ट्रपति। यूएस के केस में क्या होता है कि जब राष्ट्रपति बिल को वापस भेजते हैं तो वो हायर मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। इसको कहा जाता है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो जो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। भारत के राष्ट्रपति जी के पास कौन सी है? सस्पेंसिव वीटो पावर है। ठीक है, ये क्लियर है ये सारी? यस, जहां पर नहीं समझ आएगा प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। आइडिया ये क्रैश कोर्स है, तो मैं यहां पर एक एक बहुत मतलब ब्रीफ में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे एक सेशन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसको हम पेड बैचेस में 8 से 10 सेशन में कवर करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल पावर्स। मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। मनी बिल जो भी इंट्रोड्यूस किया जाता है वो राष्ट्रपति जी की प्रायर रिकमेंडेशन से किया जाता है, इसीलिए राष्ट्रपति जी इसको मंजूरी देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मनी बिल पास होकर आ गया राष्ट्रपति जी मना कर दें। 2 बिल्स हैं, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल। और मनी बिल जो है राष्ट्रपति जी मना नहीं कर सकते। चलिए, ही इज कॉस्ट टू लेट डाउन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट जिसको हम कहते हैं उसको जो है सदन के समक्ष रखना। कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, जैसे अभी रिसेंटली फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो जो अभी रिसेंटली फाइनेंस कमीशन बनाया गया है उसके चेयरपर्सन कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कौन सी फाइनेंस कमीशन बनाई गई है और उसके अध्यक्ष कौन है। चलिए, नेक्स्ट आता है नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। अगर कोई आप ग्रांट की डिमांड कर रहे हैं, ग्रांट 2 चीजें थी, मैंने आपको बताया था पहले, ग्रांट और लोन। ठीक है, लोन होता है जिसमें रीपेइंग कैपेसिटी, मतलब आपका रीपे आपको करना होता है, ग्रांट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ग्रांट में ऐसा नहीं होता है। मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड होता है कंटीजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए। ठीक है, लगभग जैसे 500 करोड़ रुपए उसमें रखा जाता है। ये जो है
ये भी एडवांसेस कौन करते हैं? राष्ट्रपति। खैर ये प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही होता है सारी चीजें। और जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो प्लीज आंसर कीजिए, ठीक है, अदरवाइज फिर ये एक्सरसाइज फ्यूटाइल है। इट वुड बी अ मोनोलॉग, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग बिल्कुल ऐसे कितना आंखें मीच के जो है मतलब सर हिला रहे हैं वो मत कीजिए। तो प्लीज इसको आंसर को लिखिए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इससे चीजें रिकॉल रहती हैं। हाँ, 16 फाइनेंस कमीशन है, अरविंद पनगड़िया जो हैं वो बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। वेरी गुड, ठीक है, तो इससे बाकी लोगों को भी ध्यान में आता है पॉइंट, है ना। चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। अब जुडिशियल पावर्स हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास जुडिशियल पावर है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी अपॉइंट करना, जजेस ऑफ हाई कोर्ट को भी अपॉइंट करना। तो अब आप कई बार देखोगे कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है, ठीक है। इवन भारत दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मैंने तो अभी देखा था 2020 में आई थिंक जो चुनाव हुए थे, ठीक है, तब तो ओथ जो है एलजी साहब ने दिलवाई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ओथ दिलवाना अलग चीज होता है, अपॉइंटमेंट अलग चीज होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। एज अ ग्रुप पे गेस्टेड ऑफिसर, ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति करते हैं, पर आपको ओथ जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं। कोई जनरली सीनियर ऑफिसर जो रहते हैं फिर वो आपको ओथ दिलाते हैं। जैसे अगर आप फोर्सेज में जाएंगे तो फोर्सेज में, ठीक है, मैं सो एंड सो, ठीक है, शपथ लेता हूं कि जल थल और नभ के रास्ते जहां भेजा जाएगा जाऊंगा, ठीक है, वो पूरी पूरी की जो ओथ है वो आपको जनरली कोई सीनियर ऑफिसर जो है दिलवाते हैं, ठीक है। तो ओथ दिलवाना अलग चीज होता है, अपॉइंटमेंट अलग चीज होता है, दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट, ये कौन करता है? ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना। सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है ये किसके मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से लीगल मैटर में एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर, अच्छा, यहां पर भी मैं सुप्रीम कोर्ट के केस में बताऊंगा कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में भी दो चीजें आती हैं, ठीक है। एक केस में वो मना कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, एक में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी पहले हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है पार्डनिंग पावर्स। देखो, पार्डनिंग पावर्स में जो है सॉरी पार्डनिंग पावर में भी अगर फर्दर 5 पावर्स आती हैं, तो इन पांचों को एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहला आता है पार्डन, ठीक है, माफ कर दिया, कंप्लीट माफी है। कंप्लीट माफी का मतलब क्या है? कंप्लीट माफी का मतलब यह है कि भाई उस जो सजा थी वो तो माफ कर ही दी। मान लो किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा थी, ठीक है, 5 साल की सजा तो माफ हो ही गई, ठीक है, अगर राष्ट्रपति जी ने पार्डन कर दिया। उसके बाद जो उससे रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशंस थी वो भी चली गई। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि जनरली ये होता है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिली है, तो आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अब मान लो किसी को 3 साल की सजा हो गई, तो 3 साल तो सजा है, प्लस उसके बाद 6 साल और, तो वो टोटल 9 साल, 3 + 6, 9 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। बट जब पार्डन किया जाता है तो सारी चीजें माफ हो जाती हैं, ठीक है, सजा भी माफ हो जाती है, उससे रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन भी माफ हो जाती है, ठीक है। पहला पार्डन हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आपका कॉम्यूटेशन, ठीक है, कॉम्यूटेशन। अच्छा, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो, चलो पांचों जल्दी से लिखो, पेपर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, कॉम्यूटेशन, रेस्पाइट, रिप्रीफ, जल्दी से एक बार मेरे को सारे लिख दो। कॉम्यूट करना, इसको ऐसे याद रखना, कॉम्यूट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रिग्रेस इंप्रिजनमेंट से सिंपल इंप्रिजनमेंट दे दी, लाइफ इंप्रिजन डेथ पेनल्टी से लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी। इसमें क्या होता है? करेक्टर चेंज कर दिया, ठीक है, करेक्टर को चेंज कर देना। करेक्टर चेंज कर देना मतलब मान लो किसी को डेथ पेनल्टी दी थी, उसको क्या कर दिया? लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया, ठीक है, कि भाई अब फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। तीसरा है रिमिशन। रिमिशन, रिमिशन क्या होता है? री प्लस मिशन,
उसमें क्या है, करेक्टर को चेंज नहीं किया जाता, टाइम पीरियड को कम कर दिया जाता है। ठीक है, रिमिशन का मतलब टाइम पीरियड को कम कर दिया। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर 10 साल की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिली है, उसको 5 साल कर दिया आपने, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रिमिशन। ठीक है, चौथा हो गया रिस्पाइट। रिस्पाइट, रिस्पाइट को याद रखना, डिस्पाइट, डिस्पाइट द फैक्ट। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट। रिस्पाइट होता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि कोई महिला जो है प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, ठीक है, उस केस में जो है उनकी सजा को कम कर दिया जाएगा। या फिर कह लीजिए कोई दिव्यांगजन है, तो उस मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, उसको देखकर जो है उनकी सजा को जो है उनको कुछ रियायत दी जाएगी। पांचवा आता है रेप्रीव। ठीक है, रेप्रीव। रेप्रीव का मतलब होता है कि टेम्परेरीली आपकी जो सजा थी उसको स्टे कर दिया गया है। जैसे जनरली क्या होता है, जनरली जब किसी की डेथ पेनल्टी होती है, तो डेथ पेनल्टी में उसके पास आखिरी ऑप्शन होती है राष्ट्रपति जी को गुहार लगानी। तो राष्ट्रपति जी को गुहार लगाते वक्त क्या होता है, मान लीजिए क्योंकि उनकी याचिका राष्ट्रपति जी के सामने रखी हुई है, टाइम बिंग के लिए रखा गया है, तो उस समय पर क्या होता है कि उनकी जो कह लीजिए एग्जीक्यूशन है, मतलब जो उनकी सजा है, उनको डेथ पेनल्टी को टेम्परेरीली स्टे कर दिया जाता है। मतलब उनको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी राष्ट्रपति जी का डिसीजन आना बाकी है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि डेथ पेनल्टी दे देते हैं, बाद में राष्ट्रपति जी का वो आ रहा है, ठीक है, फिर फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो ये हो गया, रेप्रीव हो गया। ठीक है, तो ये पार्टनिंग पावर्स क्लियर हो गया सारी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारा। ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर्स, रिप्रेजेंट इंडिया इन द इंटरनेशनल फोरम। इंटरनेशनल फोरम्स पर भारत को कौन रिप्रेजेंट करता है, भारत के राष्ट्रपति रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी डिप्लोमेट्स जाते हैं भारत से, भारत के जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, या फिर विदेश से जितने भी डिप्लोमेट्स भारत में आते हैं, वो हमेशा सबसे पहले राष्ट्रपति जी से मिलते हैं। राष्ट्रपति जी को मतलब क्योंकि वो अपने देश के क्या है, राजदूत हैं, अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं राष्ट्रपति जी को देते हैं, उनसे मिलते हैं। एक औपचारिक भेंट जिसे कहा जाता है वो होती है। तो यहां पर क्या है, सेंड्स एंड रिसीव्स डिप्लोमेट, इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट जो है, जो भी साइन किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति जी के बिहाफ पर ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस जो हैं होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर्स जो है आर्टिकल 352, 356 एंड 360, इनको जिसको हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको भी कौन लागू करता है, भारत के राष्ट्रपति लागू करते हैं। इमरजेंसी को हम अलग से थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी हो गई भारत के राष्ट्रपति की पावर्स। अब इसमें से कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, जैसे सस्पेंसिव वीटो, जैसे हमने कहा था कि रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना, तो ये राष्ट्रपति जी की डिस्क्रिशनरी पावर है। पॉकेट वीटो, उसके बाद सीकिंग इंफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री जी से इंफॉर्मेशन सीख करना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। समनिंग द पार्लियामेंट, ठीक है, कैन समन द पार्लियामेंट टू मीट एट हिज डिस्क्रिशन, उनको लगता है कि इस किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करना, ठीक है, जब किसी भी दल को क्लियर मेजॉरिटी ना मिले, जब किसी दल को या किसी कॉलिशन को क्लियर मेजॉरिटी ना मिले, उस समय पर, क्योंकि सरकार को चलाना है, उस समय पर राष्ट्रपति जी जो हैं क्या करेंगे, जो भी बड़ा दल होगा, कॉलिशन होगा, उसको बुलाएंगे, उसके नेता को बुलाएंगे, उनको प्रधानमंत्री की शपथ दिलाएंगे और उनको एक समय देंगे कि आपको 1 महीने का समय दिया जाता है कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस में, लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ कीजिए। ठीक है, लोकसभा को भंग करना, ठीक है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास मेजॉरिटी चली गई है, ठीक है, उस केस में जो है क्या करना, लोकसभा को भंग करना। डिसॉल्विंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व करना और डिसाइड करना वेदर टू डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ दे लूज मेजॉरिटी। ठीक है, ये किसके पास है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर मेजॉरिटी चली जाती है तो। केयर टेकर गवर्नमेंट, ठीक है, डिसाइड्स द फंक्शनिंग ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट, डे टू डे डिसीजंस को, इनको भी इंश्योर करना, ये काम भी किसका है, जो राष्ट्रपति जी का है, डिस्क्रिशनरी पावर है।
ठीक है। उसके बाद आता है नॉन डिस्क्रिशनरी पावर, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल वो अपने मर्जी से नहीं लगा सकते। प्रेसिडेंट रूल मतलब राष्ट्र जो स्टेट इमरजेंसी जिसे कहा जाता है, जैसे कि किसी भी राज्य में अगर वहां की एडमिनिस्ट्रेशन संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो वहां पर जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो राष्ट्रपति जी खुद नहीं लगा सकते, मतलब अपनी डिस्क्रिशन से नहीं लगा सकते। वो आपको जो है केंद्र सरकार ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कमांडर इन चीफ, ठीक है, जो भी आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, उनके हेड्स को अपॉइंट करना, ठीक है। जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, गवर्नर्स की, जजेस की, ये खुद से नहीं होती करते हैं वो, मतलब खुद की डिस्क्रिशन से नहीं करते हैं, ठीक है। समन एंड डिसॉल्व पार्लियामेंट्री सेशंस, बिल अप्रूवल, ठीक है, पार्डन एंड रिडक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये सारी क्या हैं, ये नॉन डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। जैसे समझा नहीं मैं, हेड ऑफ स्टेट, डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट्स, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट जो है, ओपनिंग एड्रेस, अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये सारी चीजें कौन करते हैं, ये नॉन डिस्क्रिशनरी पावर्स में आता है। चलिए अब एक बार थोड़ा सा हम अभी तक के हमारे राष्ट्रपति जी देख लेते हैं। एक ही राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको 2 बार 2 टेन्योर मिले हैं लगातार, ठीक है। वो कौन है, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वीवी गिरी, और उसके बाद आपका आता है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के समय पर ही इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, जो 1975 की बड़ी कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी मानी जाती है, वो इन्हीं के समय पर लगी थी। नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे, पहले राष्ट्रपति अनअपोज्ड चुने गए थे, ठीक है, अनअपोज्ड चुने गए थे। ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, 82 to 87, देन वेंकट रमन, ठीक है, देन एसडी शर्मा, डॉक्टर एसडी शर्मा, और उसके बाद आपका, ठीक है, आता है श्री के आर नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी, ठीक है, श्री प्रणब मुखर्जी, उसके बाद रामनाथ कोविंद जी, और अब जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अच्छा, जैसे मणिपुर में स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, मणिपुर में स्टेट इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है, आपने गलत पढ़ा है अभी, लगा था, कब लगा था, अभी नहीं लगी है, अच्छा पहले लगा था, पहले तो बहुत स्टेट्स में लगा है। प्रेसिडेंट पे क्रिमिनल चार्ज क्यों नहीं लगता, ओके, ये हमने, अगर आपको याद हो, आर्टिकल 14 की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स, आर्टिकल 14 का हमने कुछ एक्सेप्शंस को देखा था, ठीक है, कि उन पर जो है, जब वो अपनी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर यह चीज नहीं की जाती है, ठीक है, उन पर किसी तरीके का केस नहीं चलाया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, और जस्टिस सैयद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। पहली बार जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब थे तब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, फिर जो है दूसरी बार जब ये उपराष्ट्रपति थे तब जो है ये क्या बने, तब जो है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। देखो, कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जी किसी भी कारणवश अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, कुछ भी, ठीक है, तो उस केस में उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम संभालते हैं, ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट की ड्यूटी करते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही इज एज गुड एज द राष्ट्रपति, ठीक है। बट अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो क्या होगा, तब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट की ड्यूटी देखेंगे। अगर वो भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है इन एनी केस, तो जो भी सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट की ड्यूटी देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति जी का पूरा हमारा टॉपिक। नेक्स्ट आता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है जी। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पॉइंट क्या है, उपराष्ट्रपति। तो अगर राष्ट्रपति जी नहीं है, सबसे पहला काम तो इनका यह है कि अगर राष्ट्रपति जी नहीं है तो ये राष्ट्रपति जी की ड्यूटी करेंगे, ठीक है। ये चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटी करते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन। पदेन का मतलब है कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होगा ही होगा। बट जब अगर उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी कर रहे हैं, उस केस में वो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटी नहीं करेंगे,
ठीक है, ओके। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। इनका टेन्योर भी कितना होता है, 5 साल के लिए होता है। पर इनमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इनके चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें जो है एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते। स्टेट्स का कोई रोल नहीं है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। पर लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इवन नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जी हां, ठीक है। सो अंटिल देयर सक्सेसर रिज्यूम्स ऑफिस, कोई भी वैकेंसी अगर होती है, मतलब मान लो उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति की ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर भाई राज्यसभा की कार्रवाई कौन देखेगा, ठीक है। राज्यसभा का चेयरपर्सन की ड्यूटी कौन करेगा, तो डिप्टी चेयरपर्सन होता है यहां पर, ठीक है। राज्यसभा में डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं, वो जो है फिर राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये जो उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, किसको एड्रेस करेंगे, राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी किसको एड्रेस करेंगे, उपराष्ट्रपति जी को। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जी को अगर रेजिग्नेशन लिखना है तो वो उपराष्ट्रपति जी को जो है एड्रेस करेंगे। दे कैन बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन, ठीक है। उनको हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति जी को, अगर एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, कहां पर, राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में वो रेजोल्यूशन आएगा, उसमें वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होगा, और उसके बाद जो है वो जाएगा किसमें, लोकसभा में, जहां पर वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें भी अगेन स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जी को हटाने के, चुनने के केस में एमएलए का रोल था, हटाने के केस में एमएलए का कोई रोल नहीं था, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, इनके केस में भी 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली, भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, इनकी उम्र जो है 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि ये राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। अगेन कुछ कंडीशंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, कुछ कंडीशंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखी गई हैं। सेम एज लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर रोल प्ले करता है, किस केस में, नहीं, प्रोटेम स्पीकर का रोल बिल्कुल अलग होता है। प्रोटेम स्पीकर पे मैं चलवाऊंगा, ठीक है, वेट, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का वो रोल नहीं है, प्रोटेम स्पीकर का बहुत ही छोटा सा रोल है, ठीक है, छोटा सा रोल है उसका। ओके, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस, ये 5 साल के लिए होता है। कितने बार के लिए चुने जा सकते हैं, कोई फिक्स टर्म नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है ये डिस्चार्ज, ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हैं राष्ट्रपति की, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर कोई भी डिस्प्यूट और डाउट आता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, तो कहां पर जाएगा केस, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कहीं हाई कोर्ट वगैरह कहीं नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कौन कौन सी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। चलो, इलेक्टोरल कॉलेज की मैंने आपको कंपोजिशन बता दी, क्वालिफिकेशन बता दिया, पार्टिसिपेट इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। कोई फॉर्मल इंपीचमेंट इनका नहीं होता है, 5 साल के लिए रहते हैं, ठीक है। और इनके फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये है आपके उपराष्ट्रपति जी, ठीक है, जो अभी तक हमारे उपराष्ट्रपति जी रहे हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, 2 टेन्योर उन्होंने लगातार जो है उपराष्ट्रपति रहे, फिर राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वीवी गिरी, जीएस पाठक, ठीक है। उसके बाद है आपका बीडी जट्टी, एम हिदायतुल्ला जी, और उसके बाद आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, ये उपराष्ट्रपति रहे। और उसके बाद आपका KR नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है। उसके बाद वेंकैया नायडू जी, और अभी कौन है, जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। तो ये है आपके भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है जी। तो ये हो गया, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। अब अगर एक व्यक्ति जो हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्चुअल पावर रखता है, वो है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर, इनका रोल क्या है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम डिफाइन करें, तो ही इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। सही पावर्स राष्ट्रपति जी की कौन जो है एक्सरसाइज करता है, वो प्रधानमंत्री एक्सरसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके अपने मंत्रिमंडल के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, डी फैक्टो चीफ है, ठीक है, डी फैक्टो हेड है, लीड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
और जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करना इनका काम है। प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है, पर जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है राष्ट्रपति जी करते हैं, बट जो लिस्ट प्रधानमंत्री जी द्वारा दी जाती है उन्हीं को राष्ट्रपति जी अपॉइंट करेंगे, अपनी तरफ से नहीं अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि अच्छा ये व्यक्ति मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो इनका नाम काट देते हैं, जी नहीं। तो राष्ट्र प्रधानमंत्री जी पूरी लिस्ट देंगे कि इसको कैबिनेट की मंत्री की शपथ दिलाई जाए, इसको राज्य मंत्री की शपथ दिलाई जाए, इसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ दिलाई जाए। तो जो भी है ये प्रधानमंत्री जी अपना मंत्रिमंडल है, ये उनका एकाधिकार होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली चीफ मिनिस्टर का भी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर कोई कंडीशंस नहीं लिखी गई हैं। सिंपल दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो भी लोकसभा में जिनके पास मेजॉरिटी है, जिस भी पार्टी या जिस भी कोalition के पास मेजॉरिटी है, उनका जो नेता होगा, उनके द्वारा जो कह लीजिए जो भी सांसद चुने गए हैं उन्होंने जो अपना नेता चुना है वो जो है भारत का प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, अब भारत के प्रधानमंत्री के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए ये भी एक स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, अब उस केस में क्या होता है कि अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं तो आप 25 साल है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल है। ठीक है, तो आप दोनों में से मतलब कुछ भी हो सकते हैं। मिनिमम एज अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री मिनिमम किस एज में बन सकता है तो वो है 25 साल। ठीक है, 25 साल में आप लोकसभा के मेंबर बनिए और आपकी पार्टी का सबसे बड़ा कह लीजिए वहां पर दल है, आपको नेता चुना गया है, आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं तो 30 साल। ठीक है, 30 साल आपकी एज होनी चाहिए क्योंकि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, इसमें एक और चीज ये है कि आप बिना लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बने भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पर सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना ही होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सैचुरेशन हाई है सर वीडियो का। ओके, क्लियर दिख रहा है, ये टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है, टेक्स्ट दिख रहा है। शुड आई नीड टू चेंज द सेटिंग्स? ऑल गुड। ठीक है, जैसे हरियाणा के सीएम बदल गए हैं, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा के सीएम बदल गए हैं, हरियाणा के सीएम जो अभी बने हैं वो कुरुक्षेत्र के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो विधानसभा के मेंबर नहीं है। तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, तो जो है वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। वैसे अगर आप उसमें देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे तो वो जो है अभी चुनाव भी होने हैं। ठीक है, वहां पर मतलब लाइक तो 6 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई एक एमएलए हो सकता है अपनी सीट खाली करे, उस पर उनका चुनाव हो, ठीक है, वो चुनकर बने। ठीक है, तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का मेंबर बनना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये हमने। अब प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है? प्राइम मिनिस्टर का रोल ये है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड हैं। ठीक है, और जितनी भी कैबिनेट मीटिंग होंगी उनको हेड कौन करेगा? जहां प्राइम मिनिस्टर बैठ गए जिस भी मीटिंग में, उसके हेड वो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। सारी कैबिनेट मीटिंग्स को हेड कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर करेंगे। ठीक है, किस मंत्री को क्या पोर्टफोलियो मिलना है? एक्सटर्नल अफेयर्स किसको मिलेगा, फाइनेंस किसको मिलेगा, होम किसको मिलेगा, डिफेंस किसको मिलेगा, ये अधिकार भी किसका है? ये प्रधानमंत्री जी का अधिकार है। ठीक है, सो रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली, कम्युनिकेट डिसीजन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। ठीक है, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, राष्ट्रपति जी को बताना कि कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिया है, ये सारा काम मतलब ओवरऑल सारी कोऑर्डिनेशन का काम भारत के प्रधानमंत्री का है। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो लीडरशिप ऑफ द नेशन, चेयरिंग कैबिनेट मीटिंग्स, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ये सारी चीजें जो हैं भारत के प्रधानमंत्री की हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ड्यूटीज की अगर हम बात करें, सो लीडिंग इंडिया, डायरेक्टिंग द कैबिनेट, सरकार के सबसे बड़े मुखिया के रूप में, और जो भी पॉलिसीज हैं, ठीक है, लोगों के लिए, लोगों के साथ संवाद करना, ये डायरेक्टली ये भी प्रधानमंत्री जी का काम है। ठीक है, रिजॉल्विंग डिफरेंसेस, पोर्टफोलियो एलोकेशन, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन विद द प्रेसिडेंट, ओवरसीइंग वेरियस डिपार्टमेंट कमिटीज, ये सब काम जो है भारत के प्रधानमंत्री का है। अच्छा, चलिए, की पोजीशंस है
ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरपर्सन, रिप्रेजेंटेटिव हायर इंटरनेशनल, ये ठीक है। ओके, ये कंडीशंस मैंने आपको बता दी, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके अभी तक के प्रधानमंत्री। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी 2 बार रही। ठीक है, बीच में 3 साल के लिए नहीं थी, जब पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई तब मोरारजी देसाई बने, फिर चौधरी चरण सिंह बने। रिसेंटली चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, राजीव गांधी, वीपी सिंह के बाद बनते हैं चंद्रशेखर के बाद बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। फिर जो है पॉलिटिकल टर्मोइल रहता है, काफी प्रधानमंत्री बहुत क्विक उसमें बदलते हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं 13 दिन के लिए, फिर एच डी देवेगौड़ा बनते हैं, आई के गुजराल बनते हैं, फिर उसके बाद जो है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल के लिए, और अभी जो है हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नन अदर देन, ठीक है, नरेंद्र मोदी हैं। ओके, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटेड ऑन पीएम्स एडवाइस, साइज लिमिटेड टू 15% ऑफ द लोकसभा स्ट्रेंथ। लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है 543, इसका 15%। ठीक है, तो ये 83-84 के लगभग बनता है। इतने मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 तरीके के मंत्री आते हैं। ठीक है, 3 तरीके के मंत्री आते हैं। पहला आता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो एक पूरे मंत्रालय को हेड करता है। ठीक है, पूरे मंत्रालय को हेड करता है। ठीक है, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये डिसाइड किया गया था। ठीक है, और यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर फिर होता है आपका राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, ये जो है इसमें भी 2 हो सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अगर सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है तो वो जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका एक काइंड ऑफ जूनियर होता है, उनको एक पूरे मंत्रालय में 1 या 2 या उससे ज्यादा डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं। ठीक है, बट ये किसकी सुपरविजन में काम करते हैं? कैबिनेट मंत्री की सुपरविजन में काम करते हैं। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, इनके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं होता, पर ये इनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, ये अपनी मिनिस्ट्री को लेकर इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिप्टी मिनिस्टर। ये जो है असिस्ट करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, कैबिनेट मिनिस्टर को, ये सबसे जूनियर मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अभी तक कोई डिप्टी मिनिस्टर नहीं है अभी, और ये जनरली कह लीजिए जो यंग मिनिस्टर्स हैं उनको ग्रूम करने के लिए, ठीक है, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करें भारत के प्रधानमंत्रियों को लेकर। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और उसके बाद जो है इंदिरा गांधी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो कि राज्यसभा की मेंबर थी, सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम रही हैं, और फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री टू रिसीव द भारत रत्न। ठीक है, फिर आपका एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर 2 बार रहे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, पहली बार जब नेहरू जी की डेथ हुई, उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई। ठीक है, फिर आपका मोरारजी देसाई पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, इनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है, ये इंटरेस्टिंग है। राजीव गांधी यंगेस्ट जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये यंगेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अभी तक के। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द साउथ इंडिया, पहले प्राइम मिनिस्टर जो दक्षिण भारत से आते हैं। और 6 भारत के प्रधानमंत्री अभी तक ऐसे हुए हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। 6 प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। मोरारजी देसाई, ठीक है, जो है गुजरात स्टेट के, बॉम्बे स्टेट के रादर। ठीक है, सो चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, एच डी देवेगौड़ा कर्नाटका के, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के। ठीक है, तो ये 6 प्रधानमंत्री रहे हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है आपका। ये इस तरीके के फैक्ट्स भी पूछता है पेपर में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइए कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट आपका आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइजेस एंड असिस्ट प्रेसिडेंट कलेक्टिवली आंसरेबल टू द लोकसभा, एंड यहां पर आपके ये कैबिनेट मंत्री आते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट आता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में अटॉर्नी जनरल, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, इनको राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं ऑन गवर्नमेंट एडवाइस। इनके बारे में मैं आखिरी सेशन के एंड में डिस्कस करूंगा, जब मैं एडवोकेट जनरल को भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को एक कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा
कंप्लीट होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो वो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव, देखो स्टेट एग्जीक्यूटिव में चार इंस्टीट्यूशंस आते हैं, चार इंस्टीट्यूशंस आते हैं। पहला आता है गवर्नर, ठीक है, गवर्नर इज लाइक समवट पैरेलल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के पैरेलल में राज्य में कोई भी पोस्ट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के पैरेलल में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के पैरेलल में क्या है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पैरेलल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और अटॉर्नी जनरल के पैरेलल में क्या है, एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल। तो ये चार जो है आपका क्या आते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं गवर्नर को, ठीक है, पहला हम डिस्कस कर लेते हैं गवर्नर को। गवर्नर को हम कंपैरिजन से डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो अब देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, हेड ऑफ द यूनियन है, ये भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हैं, ठीक है, स्टेट के नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, क्योंकि एक्चुअल पावर कौन एंजॉय कर रहा है, वो मुख्यमंत्री एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। एंड एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट भी हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, इनका चुनाव नहीं होता, इनको अपॉइंट करता है भारत के राष्ट्रपति ऑन द ऑब्वियसली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए ये क्वालिफाइड होने चाहिए, इनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनके केस में क्या है, इनके केस में भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। इसमें जो है एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसमें यह है कि आप एमएलए बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है, एमएलए बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है मेजॉरिटी फॉर द रिमूवल, इनके लिए बहुत इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से, दोनों सदनों से अलग अलग पास होगा रेजोल्यूशन, फिर जो है राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। यहां पर गवर्नर साहब को हटाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, फोन ही चाहिए बस एक, हाँ जी भाई साहब वापिस आ जाओ, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, यहां पर कोई रिमूवल का कोई प्रोसेस ही नहीं है। नेक्स्ट आपका वीटो पावर की बात करें तो यहां पर ऑर्डिनरी बिल एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो है इनके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे कोई वीटो नहीं है, मनी बिल पे नो सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। बट वेयर एज इन द केस ऑफ गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के केस में ऑर्डिनरी बिल पे एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो, रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट, हाँ इनके पास, गवर्नर के पास कौन है, राष्ट्रपति जी हैं, काइंड ऑफ सीनियर हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये बिल में समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, थोड़ा सा आप पढ़ के बताइए, आप समझदार हैं, ठीक है, और इस पर थोड़ा चिंतन मंथन कीजिए, ठीक है, मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने हायर अथॉरिटीज को भेज दिया, ठीक है, मतलब हायर अथॉरिटी मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया, उनकी कंसिडरेशन के लिए भेज दिया। नेक्स्ट आता है मनी बिल, नो सस्पेंसिव वीटो बट कैन रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन स्पेशली इन द केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी के केस में। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनेंस पावर, को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। ये आपका जो भी पार्लियामेंट जिसपे लॉ बना सकती है, राष्ट्रपति जी उस पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस केस में क्या है, ये जो है अगेन जो स्टेट की स्टेट लिस्ट में आती हैं चीजें, ठीक है, जो स्टेट के उसमें पावर्स आती हैं उनमें जो है ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। सो पैरेलल, नॉट पैरेलल टू द स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव पावर्स, प्रेसिडेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो ये जो है गवर्नर की अगेन पावर यहां पर कुछ कम है। अगर हम पार्डनिंग पावर्स की बात करें, एक्सटेंड टू द ऑफेंसेस अगेंस्ट द सेंट्रल लॉ, एक्सटेंड टू द कोर्ट मार्शल केसेस, पार्डनिंग ऑफ द डेथ सेंटेंसेस, तो ये पार्डनिंग पावर इनके पास यहां पर डेथ पेनल्टी की भी है, ठीक है, 5 पार्डनिंग पावर्स हैं। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि गवर्नर भी डेथ, ये आपका बुक में, बहुत सारी बुक्स में अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो उसमें गलत दिया है, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आप इसको गूगल पे चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसमें कहा गया था कि गवर्नर भी डेथ पेनल्टी माफ कर सकते हैं, जिसमें कि डेथ पेनल्टी दी गई है स्टेट लॉ के तहत,
मान लो स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून पास किया था, उस कानून उसका किसी ने उल्लंघन किया, उस पर केस चला, उसको डेथ पेनल्टी हुई, उस केस में जो है स्टेट में जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, वो भी जो है अगर जो डेथ पेनल्टी है स्टेट लॉ के तहत दी गई है, उसमें गवर्नर जो है डेथ पेनल्टी को माफ कर सकते हैं। तो ये अपडेशन आपके बुक्स में नहीं है, प्लीज कर लीजिएगा, ये लेटेस्ट आपकी जजमेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं गवर्नर के रोल पे। हमने वैसे डिस्कस कर लिया है गवर्नर का रोल। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, अपॉइंटमेंट हमने देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया, टेन्योर 5 साल का है, बट इनको कभी भी बुलाया जा सकता है, फोन ही करना है, भाई साहब वापिस आ जाओ। ठीक है, हो गया आपका टाइम पूरा। चलो, फंक्शंस, इनके पास वो सारी पावर्स हैं। इनके पास एक प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट एक पावर नहीं है, दैट इज डिप्लोमेटिक पावर। ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर भी नहीं है, मिलिट्री पावर भी नहीं है, इमरजेंसी पावर भी नहीं है। ठीक है, मिलिट्री पावर भी नहीं है, मतलब इनका कोई ये नहीं है कि ये सुप्रीम कमांडर ऑफ कोई फोर्सेस हैं या स्टेट फोर्सेस, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, और इसके अलावा ये कोई डिप्लोमेट्स को रिसीव करना, ये काम कुछ नहीं है, और इसके अलावा कोई इमरजेंसी पावर नहीं है। आप कहोगे नहीं स्टेट इमरजेंसी के केस में तो ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इसके अलावा उनके नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी सिर्फ भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं, उसमें गवर्नर का कोई रोल। गवर्नर का स्टेट इमरजेंसी के केस में इतना रोल होता है कि वो रिकमेंडेशन दे सकता है। वो रिकमेंडेशन मानी जाए या ना मानी जाए, ये पूरा का पूरा केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति जी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो है, बट हाँ, इनके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर्स हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री का काम जो है बिल्कुल सेम है जो कि प्रधानमंत्री जी का है, बस ये फर्क है कि वो अपने राज्य में काम करते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ चीजों में ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है फॉरेन पॉलिसी का भी। ठीक है, विदेशों के साथ, दुनिया के अलग अलग देशों के साथ एक फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करना, ये काम एज सच मुख्यमंत्री जी का नहीं होता है। ठीक है, राज्य सरकारों का नहीं है, फॉरेन पॉलिसी सिर्फ केंद्र सरकार के पास आती है। तो ये जो है यहां पर सेम है। अच्छा, इनकी अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो आपको अगेन, आप विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर होने चाहिए, बट अगर आप उनका मेंबर नहीं है तो भी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल कल की है। ठीक है, कल ही हरियाणा के एक मुख्यमंत्री बने हैं जो कि विधानसभा का मेंबर नहीं है, जो कि लोकसभा के मेंबर हैं, कुरुक्षेत्र से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा एमपी हैं। तो अब उनको 6 महीने के अंदर अंदर जो है विधानसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर वहां पर विधान परिषद होती, जैसे कि 6 राज्यों में विधान परिषद है, जैसे कौन कौन से हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 राज्यों में आप विधान परिषद के अगर मेंबर हैं तो भी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको 6 महीने के अंदर अंदर विधान परिषद का मेंबर बनना होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शंस हुए थे लास्ट टाइम, तो जो वहां की मुख्यमंत्री हैं श्रीमती ममता बनर्जी, वो अपनी सीट से हार गई थी। ठीक है, फिर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हुए और दोबारा से वो दूसरी सीट से जीत कर आई। ठीक है, तो वो अपनी सीट हार गई थी, पर उनको 6 महीने, इसीलिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था कि विधान परिषद बनाई जाए। ठीक है, विधान परिषद बनाई जाए, पर ये विधान परिषद बनाने का जो सोल पावर है ये किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट ने उसको नहीं माना। ठीक है, तो ये है आपका अपॉइंटमेंट को लेकर। ठीक है, अगर आप पूछें कि एज कितनी होनी चाहिए मुख्यमंत्री के लिए, अगेन, अगर आप जो हैं विधानसभा के मेंबर हैं तो 25 साल में आप विधानसभा के मेंबर बन सकते हैं, तो टेक्निकली 25 साल में आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर आप विधान परिषद है, अगर वहां पर विधान परिषद के मेंबर हैं तो 30 साल है जी। ठीक है, 30 साल में आप मंत्री बन सकते हैं। ओके, सो मेंबरशिप 6 महीने, ये मैंने आपको बता दिया। टेन्योर तब तक है जब तक आपके पास विधानसभा में मेजॉरिटी है। ठीक है, तब तक आपका टेन्योर है। ठीक है, चलिए, पावर्स एंड फंक्शंस, सेम पावर्स एंड फंक्शन, सेम लेजिस्लेटिव पावर्स। हाँ, जोनल काउंसिल, वाइस चेयरपर्सन रहते हैं जोनल काउंसिल के लिए 1 साल के लिए। ठीक है, जोनल काउंसिल के हेड कौन होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, और उसका वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, मुख्यमंत्री। जो भी उस पर्टिकुलर जोन के मुख्यमंत्री हैं वो रोटेशनल बेसिस पे वहां के जो है हेड वाइस चेयरपर्सन रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पार्लियामेंट पे। तो यहां पर हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव भी कंप्लीट हो गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी सेम है बिल्कुल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी वही कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव।
अब हम करने जा रहे हैं यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है जी, यहां तक किसी का कोई भी डाउट प्लीज पूछ लीजिए। एंड आई एम होपिंग कि ये जो पूरा रिवीजन सेशन है इज हेल्पिंग यू टू रिवाइज द थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें, ये सेशन उसके लिए बेस्ट सूटेड है जिसने थोड़ा पढ़ रखा है, उसके लिए पूरी की पूरी एक रिवीजन है, पूरा बहुत सारी चीजें उसको एक एक पॉइंट जो है यहां पर समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पार्लियामेंट देखो, पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पार्लियामेंट में तीन चीजें आती हैं, ये ध्यान रखना है। पार्लियामेंट में सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी, काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा, एंड या जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है, फिर लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल, या जिसको हम आम भाषा में लोकसभा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं आती, उसमें राष्ट्रपति जी भी आते हैं। तो ये पॉइंट बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार बताया जाता है, पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कराएंगे। ठीक है, सो ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, पूरे देश के लिए कानून बनाती है। ठीक है, अगर संविधान में कोई संशोधन करना है वो भी पार्लियामेंट में ही शुरू होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की तो ये आपका कॉलोनियल टाइम से शुरू हुआ। ठीक है, उसी को हमने आगे कंटिन्यू किया, पर उसमें कुछ बदलाव किए। मेनली अगर हम देखें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें पार्लियामेंट जो है एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया? ये ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस चीज को लिया। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा बाई कैमरल है। बाई कैमरल मतलब दो हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, जो लोकसभा है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है, जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, कुछ किसी भी दिन अनाउंसमेंट हो सकती है। ठीक है, अगले महीने से चुनाव शुरू हो जाएंगे, अप्रैल और मई में चुनाव होंगे, फिर आपका मई के एंड तक रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, जिसमें हम आप सब लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सब लोग जो है इंस्टाग्राम पे फोटो वोटो डाल रहे होंगे कि देखो मैंने वोट किया। ठीक है, तो वो तो हो गया आपका लोकसभा। राज्यसभा में जो कॉमन सिटीजन्स वोट नहीं करते, उसमें जो हमारे एमएलएज हैं, जो हमारे द्वारा चुने गए विधायक हैं, वो जो है राज्यसभा में राज्यसभा के लिए मेंबर्स को चुनते हैं। तो वहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, अब यहां पर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो चेयरपर्सन है राज्यसभा के, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है राज्यसभा के। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, यहां पर लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। अब देखो, जहां पर 543 एमपीज बैठे हैं, क्या उसके लिए एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं चाहिए जो कि उस पूरे के पूरे सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाए? नहीं तो फिश मार्केट हो जाएगा। ठीक है, सब बोलने लगेंगे, वैसे अभी भी होता है, बट फिर वहीं पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पावर्स भी आती हैं। ठीक है, वो बोल सकते हैं कि आप बोलेंगे। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो सबको मौका दिया जाएगा, सरकार को, पक्ष को, विपक्ष को अपना बात रखने का। तो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर आते हैं। अब यहां पर जब नई लोकसभा चुनकर आएगी, जैसे अभी आप देखेंगे, तो एक प्रोटेम स्पीकर चुने जाएंगे। प्रोटेम स्पीकर चुने नहीं जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, जल्दी प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? एक मतलब एक कह लीजिए कन्वेंशन है कि जो सीनियर मोस्ट होंगे, सीनियर मोस्ट नॉट इन द टर्म्स ऑफ एज, सीनियर मोस्ट इन द टर्म्स ऑफ मतलब एक्सपीरियंस। ठीक है, उनको जो है प्रोटेम स्पीकर लगाया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर के दो काम होते हैं। ठीक है, दो काम है। दो काम कौन कौन से हैं? सबसे पहला काम है उनका कि जो नए एमपीज आए हैं चुन के, तो कभी भी अगर आप टेक्निकली देखेंगे, मतलब अभी आप देखना अब अगले 2-3 महीने में, कि जब वो एमपीज चुन जाएंगे, इलेक्शन हो गया, सिलेक्ट हो गए, इलेक्ट हो गए, रिजल्ट आ गया, तो उनके नाम के आगे एमपी इलेक्ट रहता है। अभी वो एमपी नहीं बने हैं। ठीक है, चुनाव का रिजल्ट आया है, जीत गए हैं, पर एमपी नहीं बने अभी टेक्निकली। ठीक है, जब वो ओथ लेंगे कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ठीक है, तब वो एमपी बनेंगे। ठीक है, तब वो माने जाएंगे कि ये एमपी हैं, लोकसभा के एमपी बन गए हैं। उससे पहले वो एमपी इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? सबको शपथ दिलाना, पहला काम। दूसरा काम है लोकसभा का अध्यक्ष चुनना। ठीक है, तो एक डेट तय की जाती है कि अब जो है लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा।
अध्यक्ष मतलब स्पीकर चुना जाएगा, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर चुनना, लोकसभा का स्पीकर चुन के फिर वो अपने एक नॉर्मल मेंबर की तरह जाके बैठ जाते हैं, फिर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है, फिर जो है पूरी की पूरी सदन की कार्रवाई शुरू होती है, ठीक है। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में 2-3 पॉइंट ध्यान रख लीजिए। डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर का जूनियर नहीं है, ठीक है, डिप्टी स्पीकर एक पैरेलल ऑफिस है। डिप्टी स्पीकर जब स्पीकर बैठे हैं सदन में, तब डिप्टी स्पीकर इज एज गुड एज अ नॉर्मल मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। बट जब स्पीकर नहीं है, किसी भी कारणवश उनकी सेहत ठीक नहीं है, छुट्टी पे हैं, ठीक है, कुछ भी किसी और कार्य में हैं, तो उस समय पर डिप्टी स्पीकर आकर जो है सदन की कार्रवाई को चलाएंगे। जब डिप्टी स्पीकर सदन की कार्रवाई को चलाएंगे, ही इज एज गुड एज द स्पीकर ओनली, ठीक है। उनके पास वही पावर्स प्रिविलेजेस हैं जो स्पीकर के पास हैं। ये नहीं होगा स्पीकर कल को आके कहें कि नहीं आप 2 दिन के लिए मेरी चेयर पे बैठे थे, आपके सारे डिसीजन को मैं ओवर रूल करता हूं, जी नहीं, ठीक है। डिप्टी स्पीकर जो है बिल्कुल वहां पर रहेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आता है चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन, ठीक है। चेयरपर्सन तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो चेयरपर्सन होंगे, डिप्टी चेयरपर्सन का चुनाव होता है, ठीक है, डिप्टी चेयरपर्सन का चुनाव होता है। अच्छा, इसके अलावा जो लोकसभा में लिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, लिस्ट ऑफ स्पीकर, सॉरी चेयरपर्सन बोल रहा हूं, लोकसभा में लिस्ट ऑफ स्पीकर्स, ठीक है, जिसमें जनरली 10 स्पीकर्स की एक लिस्ट बनाई जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, मान लो किसी दिन ऐसा हुआ कि स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, वो हो सकता है दोनों की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक ही दिन हो गया हो ऐसा, तो उस केस में क्या हो, उस दिन तो सदन की कार्रवाई को चलाना है, फिर जो लिस्ट होगी ना, वो जिसमें 10 नाम लिखे होंगे, उनमें से देखा जाएगा, अच्छा पहला नाम ये है, तो उनको बुलाया जाएगा कि आप सदन की कार्रवाई का जो है संचालन कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिस्ट ऑफ स्पीकर। इसी तरीके से राज्यसभा में लिस्ट ऑफ डिप्टी चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, चेयरपर्सन नहीं, डिप्टी चेयरपर्सन, लिस्ट ऑफ डिप्टी चेयरपर्सन। जैसे अभी रिसेंटली जो है पीटी उषा जी हैं, ठीक है, उनको जैसे बनाया गया था, ठीक है, उनको जो है डिप्टी चेयरपर्सन की लिस्ट में रखा गया था, ठीक है। सो इनका मकसद क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेशन, रिप्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ओवरऑल सरकार पर कंट्रोल करना लेजिस्लेचर का ये काम है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मैंने आपको कल भी बताया था, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में क्या होता है? ओवरलैप होता है, ठीक है, ओवरलैप होता है, ठीक है। तो ओवरलैप होता है, ये कौन होता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आप कह सकते हो जैसे प्रधानमंत्री हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, पार्लियामेंट का भी पार्ट है, ठीक है, उनके भी सदस्य हैं। तो ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी सेशंस को कन्वीन करना, are convened by the government, decided by the cabinet committees on parliamentary affairs, formalized by the president, ठीक है। एक्चुअल में कैसे होता है? जो कैबिनेट है वो तय करती है कि इस दिन जो है सदन बुलाया जाएगा, और फिर राष्ट्रपति जी को बताया जाता है, राष्ट्रपति जी जो है सदन को बुलाते हैं। 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। इसके अलावा भी सेशन हो सकते हैं, स्पेशल सेशन भी हो सकता है, स्पेशल सेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। ड्यूरेशन और डेट ये आपका डिपेंड करता है सरकार पे, किस तरीके से ये, क्या इसकी टाइमिंग्स को रखना है, ठीक है, क्या इसकी टाइमिंग्स को रखना है। इसकी अगर हम क्रिटिसिज्म को देखें, यही है क्रिटिसिज्म कि बहुत बार आपने देखा होगा कि हल्ला गुल्ला है, जो सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है, जो एक्चुअली लेजिस्लेटिव काम है वो नहीं हो पाता है, उतनी उस पर डिस्कशन नहीं हो पाती है, ठीक है। डिक्लाइन इन सिटिंग डेज एट्रीब्यूटेड टू रिड्यूस्ड वर्कलोड एंड डिसरप्शंस, ये सारी चीजें जो हैं यहां पर क्रिटिसिज्म होता है। डिसरप्शन एंड पॉलिटिकल राइवलरीज हैम्परिंग लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ठीक है। उसके अलावा रिजॉर्ट टू पासिंग बिल्स एज मनी बिल, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं इनमें क्रिटिसिज्म है कि जो काम दिए गए हैं पार्लियामेंट को वो नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो एज सच इस पे क्वेश्चन नहीं बनता, ये एक आपकी डिस्कशन के लिए हो सकता है। ओके, स्पेशल सेशन क्या होता है? ठीक है, स्पेशल सेशन रिसेंटली हुआ भी था। स्पेशल सेशन जो है 5 दिन का स्पेशल सेशन हुआ था पार्लियामेंट में, जिसमें कि पार्लियामेंट के 75 साल की जर्नी को डिस्कस किया गया था, ठीक है। 75 साल पूरे हुए थे, ठीक है, पार्लियामेंट, तो उसको डिस्कस किया गया था। सो एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं है स्पेशल सेशन, रूल बुक कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। आर्टिकल 352 ये कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो उस समय पर एक स्पेशल सिटिंग होगी, ठीक है, इमरजेंसी को लगाने के लिए, नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए।
इसके अलावा कब कब अब अभी तक स्पेशल सेशंस हुए हैं, ठीक है। पहला हुआ था इंडिपेंडेंस को जब मार्क किया गया था ना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। हाँ बिल्कुल, वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास किया था, वेरी गुड, थैंक यू विनय। एडवांस्ड विंटर सेशन ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर, ठीक है, 25 साल पूरे हुए थे देश की आजादी के, ठीक है। मिडनाइट सेशन फॉर 50th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1992 में। 6 डे सेशन हुआ था जब 50 साल पूरे हुए थे इंडिपेंडेंस के। 75 साल पे भी स्पेशल सेशन हुआ, ठीक है। फिर आपका जब जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है, जीएसटी लागू किया गया था तब भी स्पेशल सेशन हुआ था। तो ये क्या है, ये स्पेशल सेशंस हैं, ठीक है, ये स्पेशल सेशन है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। देखो पार्लियामेंट का मकसद क्या है, एक अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें, पार्लियामेंट का काम है सरकार से सवाल पूछना, खासकर ओपोजिशन का, विपक्ष का, सरकार को अपने टोस पर रखना, सरकार को हमेशा जवाबदेही, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सरकार में बैठ गए जो भी मनमाना चीज है वो कर रहे हैं, ठीक है। सरकार को कॉन्स्टेंटली जो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसे कहा जाता है वो करना, और सरकार को जवाबदेही करना कि ये चीज आप क्यों कर रहे हैं बताइए, क्योंकि सदन की कार्रवाई जो है लोगों तक पहुंचती है, लोगों को पता लगता है कि क्या सोच रही है सरकार, क्यों ये पर्टिकुलर डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये कैसे होगा, मतलब क्या रैंडमली कोई भी उठ के सवाल पूछना शुरू कर देगा कि हाँ जी सरकार ये क्यों कर रही है, ये क्यों कर रही है, नहीं। तो इसके लिए पूरा प्रोसीजर डेवलप किया गया है, ठीक है। इसमें मतलब लाइक प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहेंगे कि ठीक है विपक्ष से ये वाले मेंबर जो हैं उठें, अपना सवाल पूछें, ठीक है, फिर जो है मंत्री जी जवाब देंगे। तो पूरा प्रोसीजर है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहला आता है क्वेश्चन आवर, ठीक है। इसमें क्या है, आपका शेड्यूल्ड पीरियड है एमपीस के लिए जिसमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आवर जो होता है लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग का पहला जो घंटा, जनरली 11 से 12 जो है, उसको कहा जाता है क्वेश्चन आवर, नाम ही क्वेश्चन आवर है, ठीक है, सवाल जवाब किए जाएंगे, ठीक है। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन, ओरल आंसर्स, जिनमें स्टार मार्क कर दिया जाए, उनका ओरल आंसर देना है मंत्री जी को। जो अनस्टार्ड क्वेश्चन है उसका लिखित में जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और होता है उसके बाद होता है आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो अर्जेंट क्वेश्चन होते हैं, और एंड टू प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है जीरो आवर होता है जल्दी 12 बजे, 000 आवर्स है ना। तो ये इनफॉर्मल पीरियड है क्वेश्चन आवर्स का, जब तक कि अर्जेंट मैटर्स को इसमें रेज किया जाता है। नेक्स्ट आता है मोशंस, ठीक है, फॉर्मल प्रपोजल टू इनिशिएट डिस्कशन ऑन पब्लिक मैटर्स। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक मोशन होता है, एक रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। रेजोल्यूशन पर वोटिंग होगी, मोशन पर वोटिंग हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें 3 चीजें आती हैं, सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट और सब्सिडरी मोशन। सब्सटेंटिव मोशन होता है जो मेन मुद्दा है, जैसे फॉर एग्जांपल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, या सुप्रीम कोर्ट जज कोई है उनका रिमूवल प्रोसीडिंग है, सो दैट इज सब्सटेंटिव मोशन, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूट मोशन, जो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए लाया गया है, सब्सटेंटिव मोशन को, ठीक है, कोई चीज ऐसी है जो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए है, ठीक है। सब्सिडरी मोशन जो इसके एडिशन में लाई गई है सब्सटेंटिव मोशन के, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपका सब्सिडरी जो है मोशन कहलाती है। बेसिकली ये क्या है कि तरीका है, ठीक है, कि देखो ऐसा समझो कि 540 लोग बैठे हैं, मतलब 540 प्लस 543 लोग बैठे हैं, किस मुद्दे पे बात हो रही है। अब 50 लोग भी बैठ जाएंगे ना, अगर 50 लोग शोर करना शुरू कर देंगे तो समझ नहीं आएगा किस मुद्दे पे बात हो रही है, तो मुद्दा बताया जाएगा। तो मुद्दा बेसिकली ऐसे समझो, मुद्दा सब्सटेंटिव मोशन में आता है, ठीक है, कि हाँ जी इस मुद्दे पे बात हो रही है, ठीक है, सीएए पे बात हो रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे बात हो रही है, ठीक है, उसके रूल्स रेगुलेशन पे बात हो रही है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये मेन मुद्दा हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है क्लोजर मोशंस, क्लोज करना। भाई बहुत डिबेट हो गई, हम भी कई बार कहते हैं ना कि यार बहुत डिबेट हो गई, अब इसको रैप अप करते हैं, बस बहुत हो गया, इस पे बहुत बहस हो गई, ठीक है, बहुत हमने चर्चा कर ली इस पे, ठीक है। ऑन अ मैटर प्रोसीड टू वोट, ठीक है, इसमें सिंपल क्लोजर, ठीक है, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू, जिलेटिन। सिंपल क्लोजर होता है कि आपने कहा कि ठीक है डिस्कशन कंप्लीट, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, मान लो एक कानून पे चर्चा हो रही है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे हम अब पढ़ रहे हैं कि पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे हमने कहा कि पार्ट 1 में किसी को कोई दिक्कत, तो ये से नहीं, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 में किसी को दिक्कत नहीं,
पार्ट 4A में किसी को दिक्कत? तो इस तरीके से आपने पूरे के पूरे कानून को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंगारू। कंगारू क्या करता है? जंप करता है एक जगह से दूसरी जगह। आपने कुछ कुछ प्रोविजंस उठाए, ये प्रोविजन में किसी को दिक्कत? 2 या 3 में, फिर सीधा 10 से 12 में पहुंच गए, फिर सीधा 25 से 30 में पहुंच गए। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उन्हीं को डिस्कस किया, ठीक है। जिलेटिन होता है, जो डिस्कस हो गया वो ठीक है, बाकी जो डिस्कस नहीं हुआ उस पर भी वोट हो जाता है, ठीक है। एक साथ क्लब कर लिया जाता है कि भाई जितना टाइम था वो डिस्कशन हो गया, अब जो नहीं हुआ वो भी क्लब कर दो और उसको पास करो, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसका कारण क्या है कि भाई बहुत सारी चीजें हैं, तो सब पे ऐसा नहीं है कि हम बैठ के घंटों चर्चा ही करते रहें, ठीक है। बहुत सारे बिल्स हैं, बहुत सारे कानून हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन कब होता है? जब कोई पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है। इसका मतलब क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी मंत्रीगण ने पार्लियामेंट में खड़े होकर गलत इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, या किसी भी तरीके से किसी अभद्र टिप्पणी का जो है कोई भी मेंबर ने किसी अभद्र टिप्पणी करी किसी पर, ठीक है, किसी भी तरीके से, ठीक है, जो कि सदन की गरिमा को लेकर सही ठीक नहीं है, तो उस पर जो है कार्रवाई होगी, ठीक है। सो प्रिविलेज मोशन, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, एम टू सेंश्योर द कंसर्न्ड मिनिस्टर, ठीक है। जनरली ये उस कंसर्न्ड मिनिस्टर को जो है सेंसर होता है, उसको क्रिटिसाइज करना, जैसे होता है ना कि एक लेसन देना। ऐसे समझो कि जैसे स्कूल में टीचर क्या करते थे? टीचर करते थे कि बेटा क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। तो वो क्लास के बाहर हाथ खड़ा कर दिया या बाहर नॉर्मली खड़ा कर दिया, तो वो क्या है? पनिशमेंट है बेसिकली, ठीक है, कि आपने जो है क्लास के डेकोरम को खराब किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। मिनिस्टर का अटेंशन ड्रॉ करना कि भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको आप इग्नोर मत कीजिए, ठीक है, इस पे सुनिए क्या है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे संदेश खाली का मुद्दा था, मणिपुर का मुद्दा था, तो ये कॉलिंग अटेंशन मोशन कि बताइए क्या किया, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से। सो एडजर्नमेंट मोशन हाईलाइट्स अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एडजर्नमेंट मोशन, अगेन इस पे भी किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कशन होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है सरकार से, मतलब विपक्ष लाता है सरकार के खिलाफ कि सरकार के पास लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी खो चुका है, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए। सरकार को जब ये लाया जाता है, अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो 2023 में लाया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ, ठीक है, दो सरकार के पास नंबर हैं बट लाया गया था। तो फिर जो है उस समय पर वो स्पीच काफी फेमस हुई थी प्रधानमंत्री की, तो काफी वायरल हुई थी। तो वो क्या है? सरकार को उसका पूरा प्रोसीजर है और उसमें अपने प्रॉपर वोटिंग होती है, बताना पड़ता है कि हमारे पास 272 का जो कहते हैं ना मैजिक नंबर है या मैजिक मार्क है, उससे ज्यादा हमारे पास नंबर है। सेंसर मोशन होता है डिसअप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एप्लीकेबल ओनली इन द लोकसभा, ये लोकसभा के लिए एप्लीकेबल है। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स, डिस्कशन ऑन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, ठीक है। अगर हम मोशन ऑफ थैंक्स की बात करें तो जब भी राष्ट्रपति जी का एड्रेस होता है उस पर जो है कह लीजिए मोशन ऑफ थैंक्स होता है, ठीक है। नो डे येट नेम्ड मोशन एडमिटेड मोशन विदाउट अ सेट डिस्कशन डेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोई डेट डिसाइड नहीं की गई है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज्ड व्हेन हाउस प्रोसीडिंग्स डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल रूल्स। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब बात चल रही थी किसी एक मुद्दे पे, फिर वो घूमते घूमते कहीं और मुद्दे पे चले गए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वापिस भाई साहब ये डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं था, उसको छोड़िए, इस मुद्दे पे आइए, वापिस आइए इस मुद्दे पे जिसपे हम डिस्कशन कर रहे थे। हाफ एन आवर डिस्कशन, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लिमिटेड टू 2 आवर्स, ठीक है। स्पेशल मेंशन राज्यसभा रेजेस मैटर्स नॉट कवर्ड बाय अदर पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, ठीक है। नोटिस मेंशन अंडर रूल्स, ये सारी चीजें क्या हैं? ये तरीका है पार्लियामेंट का सरकार को अकाउंटेबल ठहराने का, जवाबदेही उनकी निर्धारित करने का, ठीक है। ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ डिवाइसेस, डिस्कशन होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, पब्लिक इंटरेस्ट, ये जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज, देखो पार्लियामेंट का टॉपिक काफी बड़ा है, इसको जल्दी हम सेशंस में 3 सेशंस में करते हैं।
पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या हैं? देखो, पार्लियामेंट्री कमिटीज का ऐसे मतलब समझो कि हर चीज पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकती। मतलब 550 लोग, 250 लोग बैठ के हर चीज पे डिस्कशन नहीं कर सकते, तो छोटी कमिटीज बनाई जाती हैं। मोर ओवर पार्लियामेंट में क्या होता है कि प्रोसीडिंग जनरली लाइव होती हैं, तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बयानबाजी ज्यादा होती है उसमें। ठीक है, काम की बात कई बार आप देखेंगे कम होती है। कमिटीज में क्या है, क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, वो पब्लिक में नहीं होती हैं, और इसलिए उस पर काम की ज्यादा डिस्कशन होती है। ठीक है, सो डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105 118। इंपॉर्टेंस ऑफ हेड्स की बात करें तो चेयर्स प्रिपेयर्स एजेंडा एंड मैनेज कमिटी अफेयर्स एफिशिएंटली। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंस ऑफ हेड्स। और इसके अलावा कंसर्निंग चेंजेस जो भी मतलब जनरली क्या होता है, कमिटीज रूलिंग पार्टी द्वारा हेड की जाती हैं, मतलब डोमिनेट की जाती हैं। कमिटीज में दो तरीके की कमिटीज होती हैं, एक फाइनेंशियल कमिटीज, एक डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, और एक होती हैं एडहॉक कमिटीज। एडहॉक होता है टेम्परेरी कमिटीज, पर्टिकुलर किसी काम के लिए कमिटी बनाई जाती है, उसको बोला जाता है एडहॉक कमिटी। ठीक है, इसके अलावा अदर स्टैंडिंग कमिटीज हैं, बिजनेस एडवाइजरी प्रिविलेज कमिटीज। ठीक है, और हाँ, तो इसमें पहले बात कर लेते हैं एस्टिमेट कमेटी की। ठीक है, एस्टिमेट कमेटी में सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, बजट से पहले मान लो किसी मंत्रालय ने कहा कि हमें 50,000 करोड़ रुपया चाहिए, भाई साहब क्यों चाहिए 50,000 करोड़, आपका तो काम 30,000 करोड़ में हो सकता है। तो उस तरीके से एस्टिमेट्स जो है बजट से पहले की जो कह लीजिए डिस्कशन होती है, नेगोशिएशन होती है, वो यहां पर होती है। नेक्स्ट होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट को रिव्यू कौन करता है, पीएसी करता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 15 + 7 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष जो होता है, वो होता है ओपोजिशन का जो एमपी या ओपोजिशन का कोई लीडर। ठीक है, तो ये कहीं लिखा नहीं गया है कि ऑपोजिशन का मेंबर होगा, बट ये कन्वेंशन डेवलप हो गई है। ठीक है, सिंस 1966-67 से ये कन्वेंशन डेवलप हो गई है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो ओपोजिशन का मेंबर होगा। ठीक है, ताकि सरकार पर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल किया जा सके, पैसा कहां खर्च किया, कैसे खर्च किया, क्यों खर्च किया, क्या ये ऑथराइज थे आप पैसा खर्च करने के लिए, ये सारी जानकारी सीएजी की रिपोर्ट को रिव्यू करना पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सो जितने भी पीएसयूज हैं उनका लेखा जोखा, उनका रिव्यू, उनका फाइनेंशियल कंट्रोल, ये जो है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स करती है। ठीक है जी, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का काम क्या होता है, स्क्रूटनी करना ऑफ लेजिस्लेशन। इसमें क्या होता है, जनरली जैसे 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं, तो उन सब में काम बांट दिया जाता है। ठीक है, जो भी लेजिस्लेशन का काम है उनमें बांट दिया जाता है, फिर वो उसको इन डेप्थ चीजों को स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज, जैसे मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट के पास उतना समय नहीं है कि हर एक बिंदु को डिटेल में डिस्कस किया जाए, तो यहां पर हर पॉइंट को डिस्कशन किया जाता है इस डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट। विठल भाई पटेल ने एडवोकेट किया था कि स्पीकर ऑफिस का एक इंडिपेंडेंट जो है क्या होना चाहिए, अपना स्टाफ होना चाहिए, अपना एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से लोकसभा सेक्रेटेरिएट होता है, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट होता है। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल प्रिपेयर करता है रिपोर्ट ऑफ हाउस प्रोसीडिंग एज डायरेक्टेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और उसके बाद ये ओरिजिनेट हुआ था 1861 कम्युनिकेशन फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एडवाइस करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एमपीज को। तो सेक्रेटेरिएट बेसिकली सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और सदन में जो सदस्य हैं, सांसद हैं, उनको मदद करने के लिए सेक्रेटेरिएट काम करता है। ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइज्ड इनटू फंक्शनल एरियाज जैसे लेजिस्लेटिव, लाइब्रेरी, रिसर्च, सिक्योरिटी। ठीक है, उसके अलावा सेक्रेटेरिएट ऑफिसर्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू 8 सर्विसेज। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कंडीशंस ऑफ सर्विस रेगुलेटेड बाय रूल्स सेट बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट होता है गवर्नमेंट से। सेक्रेटरी जनरल्स एक्शंस आर नॉट सब्जेक्ट टू डिस्कशन और क्रिटिसिज्म। उसके काम को डिस्कशन में नहीं लाया जाएगा, क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा।
अबाउट सेक्रेटरी जनरल, ये अपॉइंटेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर विद डिस्क्रिशन। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस को हेड करते हैं, और इसके अलावा ये कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होता है इन 1990 फॉर इट्स इंपॉर्टेंस। अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो, जब पुरानी पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट में गए तो प्रधानमंत्री ने, अगर आपने देखा होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जहां पर वो बैठते हैं तो नीचे बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं, ठीक है, जनरली सेक्रेटरी जनरल, और काफी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो पूरा स्टाफ है इनका बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, इतने सालों में सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, तो इनको भी हम जो है अप्रिशिएट करते हैं। तो ये उस सेक्रेटेरिएट स्टाफ की ही जो है उसमें बात कर रहे थे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है? स्टेट लेजिस्लेचर में भी 3 चीजें आती हैं, गवर्नर, ठीक है जी, विधानसभा, या जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में हम इसको विधानसभा बोलते हैं। तीसरा है विधान परिषद या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो तीसरे वाला है ये सिर्फ 6 राज्यों में है, ठीक है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी किसी राज्य में नहीं है। और अगर हम विधान परिषद पे भी आऊंगा मैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये जब हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो एक ही सदन है, बाइकैमरल की बात करते हैं तो 2 सदन है। 2 सदन कहां पर है, मैंने आपको 6 राज्य बता दिए, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, ये इलेक्टेड चैम्बर है, ये चुना हुआ, जिसपे आप और मैं सब हम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, हम जो है अपने जो विधायक हैं उनको चुनते हैं, ठीक है, चच्चा विधायक हैं हमारे, है ना, चच्चा। सो जो वो विधायक हैं, तो विधायक जो चुने जाते हैं वो विधानसभा में जाते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ नॉट एक्सीडिंग 500 मेंबर, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 500 मेंबर्स हो सकती है, मिनिमम 60। कई राज्यों में एक्सेप्शन है, जैसे कि गोवा है 40 मेंबर्स हैं, सिक्किम है 32 मेंबर्स हैं, तो ये आपका इसमें आता है। जैसे यूपी है, यूपी में भी 403 मेंबर हैं, ठीक है, 500 अभी किसी में नहीं है। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो ये जो है कंप्राइजेस नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव मेंबर्स, ठीक है, इनमें 1/3 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बट इसमें यह भी है कि मिनिमम 40 मेंबर होने चाहिए। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं लूं, जैसे पंजाब में 117 मेंबर्स हैं, तो 1/3 कितना बनता है, 39, तो इसमें 39 नहीं होंगे। मान लो कल को एक समय पर पंजाब में विधान परिषद थी, तो अगर मान लो पंजाब में विधान परिषद होगी तो उसमें 40 मेंबर होंगे मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 40 बट 1/3, ठीक है, मैक्सिमम 1/3 जो है इसमें मेंबर्स हो सकते हैं। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, इनका भी हम पूरा देखेंगे कौन कौन है। ओके, तो सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, विधानसभा और विधान परिषद की। विधानसभा के लिए सबसे पहली कंडीशन, विधानसभा विधान परिषद के लिए पहली कंडीशन, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, विधानसभा के लिए 25 साल की उम्र और विधान परिषद के लिए 30 साल की उम्र मिनिमम चाहिए। सिमिलरली लोकसभा राज्यसभा के लिए भी यही था, लोकसभा के लिए भी 25 साल था और राज्यसभा के लिए भी 30 साल की एज चाहिए, ठीक है, तो ये सही है। अदर क्वालिफिकेशन सेट बाय द पार्लियामेंट, तो अगर अगेन मैंने आपको बताया था 2 क्वालिफिकेशन हैं जो लिखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या क्या लिखा गया है कि आप पर 2 साल से सजा नहीं, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आप किसी भी तरीके से जो है डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है, आप अलग अलग वर्गों के बीच में एनमिटी जो है आपने क्रिएट नहीं की है, ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा सजा नहीं होनी चाहिए, केस हो सकता है, सजा नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं। नेक्स्ट आपका स्पीकर इन असेंबली, चेयरपर्सन इन काउंसिल, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है असेंबली में भी, विधानसभा में भी, ठीक है, विधानसभा में भी सेम प्रोसीजर है। गवर्नर पहले प्रोटम स्पीकर अपॉइंट करता है, प्रोटम स्पीकर सबको ओथ दिलाता है, स्पीकर का चुनाव होता है, फिर स्पीकर चुन के आता है, फिर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं होता है, पैरेलल ऑफिस होता है, सेम कहानी है। स्पीकर सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाता है, स्पीकर के पास वो सारी पावर्स हैं जो लोकसभा स्पीकर के पास हैं, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो है, हाँ, स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर और विधानसभा के स्पीकर में एक चीज जो मैं ऐड करनी है वो है आपका
52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, जिसमें कि एंटी डिफेक्शन लॉ आया। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ आया, जिसमें अगर कोई मेंबर जो है पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 से जो अगर ज्यादा मेंबर छोड़ के जाते हैं, डिफेक्ट होते हैं, तो वो सही माना जाएगा, और उससे कम होते हैं, ठीक है, तो वो जो है कौन तय करेगा कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ में आता है या नहीं? ये स्पीकर तय करता है। ठीक है, स्पीकर के पास ये फाइल जाती है, या मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मेंबर ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोटिंग करी, तो उस केस में किसके पास फाइल जाएगी? स्पीकर के पास फाइल जाएगी। स्पीकर जो है उसका जो है संज्ञान लेता है। ओके, तो ये हो गया आपका, सेम ड्यूटीज है, बट इसमें एक ध्यान रखना है कि जो चेयरपर्सन है विधान परिषद का, जैसे राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन था? उपराष्ट्रपति जी। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर उपराष्ट्रपति जी के पैरेलल तो कोई पोस्ट नहीं है, तो यहां पर जो चेयरपर्सन होगा विधान परिषद का, वो विधान परिषद में से ही मेंबर्स में से चुना जाएगा। ठीक है, चेयरपर्सन भी, डिप्टी चेयरपर्सन भी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। ओके, देन आपका असेंबली सुपीरियर। हाँ, असेंबली जो है आपकी, विधान जो आपकी सभा है, वो ऑल टाइम में सुपीरियर है। देखो, विधान परिषद जो है बहुत ज्यादा रोल नहीं है, विधान परिषद को आप राज्यसभा के पैरेलल नहीं ले सकते, क्योंकि विधान परिषद के पास वो पावर्स नहीं है जो राज्यसभा के पास थी। ठीक है, विधानसभा जो है किसी भी कानून को, जो बिल, कानून नहीं, बिल जो है उसको 3+1 4 मंथ्स के लिए डिले कर सकती है। पहली बार मान लो विधानसभा ने कोई बिल पास करके भेजा, तो विधान परिषद ने उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया, 3 महीने तक उसको लटका के रखा। फिर जो है विधानसभा ने फिर दोबारा से उसको पास किया, फिर दूसरी बार में वो 1 महीना डिले कर सकते हैं। 4 महीने के बाद, मतलब 3+1 के बाद जो है ये मान लिया जाएगा कि विधान परिषद ने उसको पास कर दिया, या विधान परिषद की फिर अब पास करना कोई मायने नहीं रखेगा। फिर विधानसभा ने जो पास किया था वो चला जाएगा गवर्नर के पास, गवर्नर साइन करके फिर वो जो है एक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि अगर, मतलब ये तो कहते हैं ना घोर बेइज्जती है, ऐसा क्यों हो रहा है, फिर विधान परिषद है ही क्यों? विधान परिषद में देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो डायरेक्टली चुनकर नहीं आ सकते वो आ सकते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छा टैलेंट पूल को ला सकते हैं, एक्सपर्ट लोगों को ला सकते हैं, विधान परिषद का मेंबर बना सकते हैं, फिर वो मंत्रिमंडल का पार्ट बन सकते हैं। तो इस तरीके से जो है विधान परिषद का रोल देखा जाता है। बट इन एनी केस विधानसभा इज ऑलवेज एट द, कहते हैं, सुपीरियर स्टेज। दैट इज नॉट विद द केस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है कुछ केसेस में सुपीरियर करती है, जैसे लोकसभा का स्पीकर जो है, कोई भी बिल, मनी बिल है या नहीं, ये किसके सर्टिफिकेट से फाइनल होगा? ये लोकसभा के उससे फाइनल होगा, लोकसभा का स्पीकर लिख कर देगा। और जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है सेंटर में, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा की, उस केस में स्पीकर उसको हेड करता है। ठीक है, स्पीकर नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर करेगा, डिप्टी स्पीकर नहीं होगा तो डिप्टी चेयरपर्सन करेगा, चेयरपर्सन नहीं करता है ज्वाइंट सिटिंग को हेड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा खास है। अच्छा, राज्यसभा के केस में भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं, राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सर्विसेज, ऑल इंडिया जो सर्विसेज को क्रिएट करना है, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को क्रिएट करना है मान लीजिए कल को, तो वो राज्यसभा इनिशिएट करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके अलावा जो है स्टेट लिस्ट पे कोई कानून बनाना है, स्टेट लिस्ट पे, ठीक है, स्टेट लिस्ट पे कानून बनाना है तो एक जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा इन द नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा के द्वारा, और उस पे जो है पार्लियामेंट कानून बना सकता है। फिर कि मतलब राज्यसभा कह रही है कि स्टेट इस पर्टिकुलर आइटम पर जो कि स्टेट लिस्ट में लिखा गया है, इस पे पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए, तो वो रेजोल्यूशन कहां पास होगा? राज्यसभा में पास होगा। तो सर्टेन केसेस में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स हैं। ठीक है जी, लोकसभा की पावर सुपीरियर है अगर देखा जाए तो, हाँ देखा जाए तो, बट कुछ केसेस में राज्यसभा की पावर्स भी सुपीरियर है। ठीक है, जैसे लोकसभा की पावर सुपीरियर किस केस में आ जाता है? जब आप बजट की बात करते हैं। ठीक है, बजट को डिस्कस करना है तो बजट जब उनके पास जाता है तो 14 दिन का टाइम होता है उनके पास, मनी बिल के केस में, तो वो 14 दिन तक अपनी रिकमेंडेशन रख सकते हैं, वो मानी जाए ना मानी जाए उस पर कोई वो नहीं है, तो लोकसभा उसको पास कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके बाकी जो इसके लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल सेम है जो कि आपका सेंटर के केस में है, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। ठीक है,
लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां कहां है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 60 से 500 मेंबर्स। इसमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है 40 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए। इसमें भी 15% मेंबर हो सकते हैं विधानसभा की स्ट्रेंथ के, ठीक है, विधानसभा की स्ट्रेंथ के। पर इसमें एक और पॉइंट है, 15% और 12, मिनिमम 12। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं गोवा, गोवा में 40 मेंबर हैं, तो 15% कितना हो गया इसका, 6, ठीक है, 6 हो गया। तो उस गोवा में 6 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे, गोवा में कितने होंगे, मिनिमम 12, मिनिमम 12 और 15% विच एवर इज हायर, ठीक है, विच एवर इज हायर। और उसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली के केस में, दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो यूनियन टेरिटरी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, दिल्ली के केस में एक एक्सेप्शन है। दिल्ली के केस में ये 15% नहीं है, दिल्ली के केस में ये 10% है। जैसे दिल्ली में 70 एमएलए हैं, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री को मिलाकर 7 मंत्री हो सकते हैं, ठीक है, 7 मंत्री हो सकते हैं। तो दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके साथ उनके पास 6 मंत्री हैं बस, ठीक है, टोटल 7 हैं टोटल, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका 1/3, ये मैंने आपको बता दिया। अगर कार्यकाल की बात करें, हाँ, लोकसभा और जो विधानसभा है इनका कार्यकाल होता है 5 साल, राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 साल, ठीक है, 6 साल। और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। जैसे अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश वाले हुए, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, कर्नाटका में चुनाव हुए, तो ये 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये समन किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक और ध्यान रखिएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं। देखो, इसमें होता है 1/3 जो मेंबर्स हैं वो एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। 1/3 जो मेंबर्स हैं एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं, जरूरी नहीं एमएलए अपने में से चुने, किसी और को वो चुन के भेज रहे हैं, ठीक है। 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो लोकल बॉडीज के द्वारा होते हैं, ठीक है, 1/3 मेंबर्स। 1/12 जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 1/12 मेंबर्स होते हैं ग्रेजुएट्स के द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट्स के द्वारा जिनकी 3 साल की स्टैंडिंग है, ठीक है, 3 साल की स्टैंडिंग है। और जो 1/12 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके भेजे जाते हैं जो टीचर्स के द्वारा, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी टीचर्स के द्वारा जो है भेजे जाते हैं। और उसके बाद जो 1/5 मेंबर्स बचे उनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स। हाँ, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 6 स्टेट्स स्ट्रेंथ ये वेरी करती है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, लास्ट हमारे आज का टॉपिक है एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल। कौन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो ये अटॉर्नी जनरल है ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। दो टेक्निकली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, ना ही एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या हो गया, देखो एक काम होती है, आपने सुना होगा प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये जो होते हैं सरकारी इंप्लॉइज होते हैं। इनको बकायदा जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, सारे जो फैसिलिटीज मिलती है वो है। इनको केस टू केस बेसिस पे काम मिलता है, ठीक है, टेन्योर फिक्स नहीं होता है। तो इनको एक बार कंपेयर कर लेता हूं मैं, ताकि एक बार हम देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं अटॉर्नी जनरल, ठीक है, और ये एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें, ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात करें तो एडवोकेट जनरल जो है हाई कोर्ट जज बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है, हाई कोर्ट जज के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है, एलिजिबल होने चाहिए। अब हाई कोर्ट जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ये हम अगले सेशन में करेंगे। वैसे तो मैं अभी भी आपको बता दूं, सिंपल है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया,
ठीक है, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है, या तो आप 10 साल हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे होने चाहिए, ठीक है, या फिर 10 साल आप जुडिशियल ऑफिसर रहे होने चाहिए, ठीक है, स्टेट में। और सुप्रीम कोर्ट जज के बनने के केस के लिए आपको क्या चाहिए, सेम सिटीजन ऑफ इंडिया बने होने चाहिए आप, सिटीजन ऑफ इंडिया। और दूसरा क्या है, आप 5 साल हाई कोर्ट के जज रहे होने चाहिए, या फिर 10 साल हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे होने चाहिए, ठीक है, या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट होने चाहिए, एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है, राष्ट्रपति जी की नजरों में आप एमिनेंट ज्यूरिस्ट होने चाहिए, ठीक है। ओके, टेन्योर जो है, टेन्योर की बात कर लें, टेन्योर दोनों का ही फिक्स नहीं होता है, ठीक है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। सैलरी कंपोनेंट की बात कर ले तो इनको केस टू केस बेसिस पे पैसा मिलता है, रिस्पेक्टिवली जो है प्रेसिडेंट और रिस्पेक्टिवली गवर्नर, ठीक है, इनके केस में गवर्नर, ठीक है, एडवोकेट जनरल के केस में, अटॉर्नी जनरल के केस में प्रेसिडेंट, ये जो है इनके इमोल्यूमेंट्स को तय करते हैं, ठीक है। और दोनों ही जो एडवोकेट जनरल है ये स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जो भी कोर्ट है, और अटॉर्नी जनरल जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, या कोई भी कोर्ट में जहां पर कहा जाएगा। एडवोकेट जनरल के पास जो स्टेट की जितनी भी कोर्ट्स हैं, स्टेट की जितनी भी कोर्ट्स हैं, जिस स्टेट में वो हैं, उनमें राइट टू ऑडियंस होता है, जाकर बैठ सकते हैं, ठीक है, राइट टू ऑडियंस। वैसे ही अटॉर्नी जनरल के पास पूरे भारत की जितनी कोर्ट्स हैं उनमें राइट टू ऑडियंस होता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस होती हैं, पावर प्रिविलेजेस किसकी होती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती हैं, पर उसमें वोट नहीं कर सकते, वोटिंग का प्रावधान नहीं है, वोट नहीं कर सकते, बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। सिमिलरली इनके पास एमएलए, जो एडवोकेट जनरल होता है उसके पास एमएलए की पावर्स प्रिविलेजेस होती हैं, पर वोट नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों सरकार के खिलाफ जो है जनरली नहीं जाते हैं, मतलब सरकार के खिलाफ जो केस होते हैं वो नहीं लेते हैं। इनमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई क्रिमिनल है, कोई मतलब मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, क्राइम में एक्यूज्ड है, उसके खिलाफ अगर ये कोई केस लेते हैं तो उस केस में जो है ये इनको पहले पूछना पड़ेगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इनको राष्ट्रपति जी से, इनको गवर्नर से, ठीक है। दूसरा जो है इनको एक चीज और ध्यान रखनी है कि किसी भी कंपनी में डायरेक्टरशिप वगैरह, डायरेक्टर जो है ये नहीं बन सकते हैं। तो ये है इनके पावर प्रिविलेजेस, मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए कि इनके पास पावर प्रिविलेजेस क्या हैं, दोनों ही रिस्पेक्टिवली अटॉर्नी जनरल यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, एडवोकेट जनरल स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, दोनों की सैलरी फिक्स नहीं है, दोनों को कभी भी हटाया जा सकता है, दोनों के जो है जो अपॉइंटमेंट का टेन्योर है कोई फिक्स नहीं है। इसके अलावा रिस्पेक्टिवली एक के पास एमपी की पावर प्रिविलेजेस हैं, इनके पास एमएलए की पावर प्रिविलेजेस हैं, दोनों के पास राइट टू वोट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवोकेट और अटॉर्नी जनरल, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संविधान में निहित हैं, ठीक है, दोनों के बारे में संविधान में लिखा गया है। अब आपका आता है बोला जाए तो गवर्नमेंट वकील हैं, बट टेक्निकली सरकारी वकील जिसे हम कहते हैं वो गवर्नमेंट इंप्लॉइज होते हैं। वही मैं बताना चाह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट इंप्लॉइज नहीं है, क्योंकि ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, ये नहीं है कि इतनी एज होनी चाहिए किसी भी। अभी जो क्या कहते हैं केसी वेणुगोपाल, नहीं केसी वेणुगोपाल नहीं, वो तो कांग्रेस के लीडर हैं, जो अटॉर्नी जनरल थे मिस्टर वेणुगोपाल, ठीक है, पूरा नाम भूल रहा हूं उनका, तो वो जो है 92 इयर्स के थे, 91-92 इयर्स के थे। अब वेंकट रमानी है, वो बहुत सीनियर एज के हैं, ठीक है। तो ये जो है अटॉर्नी जनरल के लिए, एडवोकेट जनरल के लिए कोई एज नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना, पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल जो है अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, यस, ठीक है, के वेणुगोपाल, मैं केसी वेणुगोपाल कंफ्यूज कर रहा था, थैंक यू, ठीक है। तो केसी वेणुगोपाल जो थे
वो अभी नहीं है, ये ध्यान रखना। पहले थे बट वो 90 ईयर्स के थे वो, ठीक है। तो सर यू कॉल, हाँ जी मैं भी कर सकता, बिल्कुल है जी, ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल की अगर हम बात करें तो सॉलिसिटर जो जनरल हैं, ठीक है, सॉलिसिटर जो जनरल हैं वो किसको असिस्ट करते हैं? अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं, क्योंकि भाई सरकार, केंद्र सरकार के पास बहुत सारे केसेस हैं, तो काफी बड़ी टीम होती है लॉयर्स की, ठीक है। तो उसमें सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जैसे अभी तुषार मेहता जी हैं, और उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, बहुत सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, ठीक है। तो जो कि सरकार को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे परसों ही जो है, जब सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस चल रहा था, तो सॉलिसिटर जनरल ही रिप्रेजेंट कर रहे थे सरकार को, ठीक है। बहुत सारे केसेस में सॉलिसिटर जनरल रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, काफी बहुत ही सीनियर पोस्ट है, बहुत पावरफुल पोस्ट है, बट ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आज का मेरा सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो हमने बहुत बड़ा चंक कवर कर लिया है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये पूरा पावर पैक्ड सेशन जो है 2 घंटे का आपके लिए रिवीजन करने में बहुत मददगार साबित होगा। अगर आप इस सेशन को 2-3 बार देख लेंगे, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि हमने काफी पैक्ड सेशन किया है, बहुत सारी चीजें हमने इस पर्टिकुलर सेशन में रिवाइज कर ली हैं, ठीक है जी। और बहुत बहुत धन्यवाद, शाम को मिलते हैं 6 बजे, ठीक है। शाम का सेशन 6 बजे रखते हैं, जैसा कि आप लोगों की डिमांड है, और 6 से लगभग 7:30-8 बजे तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो बाकी टॉपिक्स बचे हुए हैं, जुडिशरी है, लोकल गवर्नमेंट है, इमरजेंसी पावर्स है, ठीक है, और उसके बाद आपका शेड्यूल्स है, अमेंडमेंट्स है, उनको सबको हम 6 बजे वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। मीट यू एट 6 श्योर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद। इफ यू आर लाइकिंग द सेशंस, इफ यू आर फीलिंग दैट यस, पिछले 6 घंटे में, मतलब 2-3 सेशन हुए 2-2 घंटे के लगभग, और इन 6 सेशन में हमारी एक अच्छी तैयारी हो गई है, प्लीज डू शेयर विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि वो इन सेशंस को देख लें पेपर में जाने से पहले। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ दोबारा से कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति ने, जिसने नहीं भी पढ़ा है, वो भी इतना भी पढ़ लेगा तो वो बेटर प्रिपेयर्ड होके जाएगा पेपर में। मतलब वो ऐसा नहीं है कि रेंडमली उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या है, इतना भी सुन लेगा अगर वो अच्छे से, तो उसको बहुत मदद मिलेगी पेपर में। चलिए, थैंक यू। कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव स्पेशल पैकेज टू केरल, बट माय क्वेश्चन, नहीं, मैंने आज ऐसे कोई न्यूज पढ़ी नहीं है वैसे विनय, आप मेरे को एक बार लिंक शेयर कर लो कि अगर ऐसा कोई लिंक है। वैसे मैंने आज मॉर्निंग में लगभग आधा पौना घंटा पूरा बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो मेरे को ये कोई न्यूज़ मेरे सामने नहीं आई है। प्लीज डू शेयर द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूज़ विद मी ऑल्सो, आई हैव अ लुक एंड आई लेट यू नो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।